गुफा की हवा एकदम शांत थी। ध्रुवांश और आयत आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखें बंद थीं। दोनों की सांसें एक जैसी चल रही थीं और दोनों के माथे पर चमक रहे डिवाइन मार्क्स। उसी पल उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगी और फिर कनेक्शन शुरू हो गया। अचानक ध्रुवांश एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों ओर अंतहीन काला धुआं, कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांत अंधेरा, इतना गहरा कि उसके अंदर खड़े रहना भी एक बोझ जैसा महसूस होता था। फिर उसने उसे देखा। आयत, वो उसी अंधेरे के बीच पालथी मारे बैठी थी। उसके बाल हवा के बिना ही हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द की पतली सी परत थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने में छुपा हो। उसके शरीर पर हल्की हल्की ध्रुवांश की झलक चमक रही थी। सिंबल्स, डिवाइन पार्टिकल्स, जैसे ध्रुवांश की आधी कॉन्शियसनेस उसके अंदर खुल रहा हो। वो समझ गया, कनेक्शन पूरी तरह बन चुका है। तभी बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर एक हल्की रोशनी में घिरा और वो उस अंधेरे से गायब हो गया। अब वो एक साफ विशाल जगह पर था, एक तरह की चमकती हुई लाइब्रेरी। दीवारें नहीं थीं, छत नहीं थी, पर चारों ओर यादों की हल्की तैरती हुई चमक थी। जब भी वो किसी चमक के पास जाता, वो एक स्क्रीन दिखाई देती जिसमें आयत की कोई ना कोई याद दिखाई देती। कुछ यादें पूरी थीं, पर बीच बीच में कई पल ऐसे थे जहां सब काला खालीपन था, कुछ मिसिंग फ्रेम्स की तरह। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ब्लड सेट के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरी डिवाइन टेक्निक के बावजूद मैं आयत की ब्लड सेट वाली सीक्रेट टेक्निक्स की यादें नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं, बाकी की यादें देख लेता हूं। वो एक याद के अंदर गया। छोटी उम्र की आयत, कमजोर, डरी हुई, फिर भी सीखने की जिद से भरी, अपनी माँ की परछाई के पीछे छुपी हुई। फिर वही माँ, बीमारी से टूटती हुई, और आखिर में वही याद जहां उसकी माँ अपनी कल्टीवेशन फोर्स उसे दे रही थी। ध्रुवांश के चेहरे का भाव बदल गया। वो समझ सकता था इतना पावरफुल गिफ्ट किसी बच्चे को देना कितना भारी होता है, लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा था आयत खुद को कितना अकेला महसूस करती थी। इन यादों में वो लड़की ताकतवर दिखनी चाहिए थी, पर अंदर से वो बस प्यार और कोई अपना ढूंढ रही थी। ध्रुवांश उतना ही देख सकता था जितना आयत का मन उसे दिखाने दे रहा था। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वही आयत एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ी थी। ध्रुवांश के मन की दुनिया शांत थी, काफी शांत। उसके सामने दो बड़ी स्क्रीन थी। पहली स्क्रीन में ध्रुवांश की यादें दिख रही थीं। एक बहुत कमजोर लड़का, बिल्कुल ऑर्डिनरी, डरा सहमा, अकेला। फिर एक हादसा जिसने उसे तोड़ दिया, और फिर उसी टूटे होने से एक नया मजबूत ध्रुवांश जन्मा। वो खुद को ट्रेन करता है, लड़ता है, घंटों, दिनों, महीनों तक अपनी सीमाओं को पार करता है। इन यादों में ना तो सिल्वी थी, न डेविल, न हेल डीमंस, और ना मूनलाइट रेल्म। जैसे उसने जानबूझकर पूरी पिक्चर छुपा दी हो। आयत ने गहरी सांस ली और फुसफुसाई, आप तो हूबहू मेरे ही जैसे है। उसने जो देखा था वो झूठ नहीं था, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं थी। दूसरी स्क्रीन वो धुंधली थी, ब्लैंक सी। आयत उसके पास गई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें आखिर छुपा क्या है, और मेरी नजरें इसे देख क्यों नहीं पा रहीं? वो समझ नहीं सकी कि ये वही हिस्सा था जहां गॉड रूत्रा की यादें थीं, ध्रुवांश का असली अतीत, एक ऐसा सच जिसे वो किसी के सामने खुलने नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद ध्रुवांश वापस उसी जगह पहुंचा जहां आयत का मानसिक शरीर अंधेरे में बैठा था, और फिर वो उसके अंदर चला जाता है। अब दोनों का कॉन्शियसनेस एक हो चुका था। उनकी आकृतियां एक दूसरे में घुलने लगीं, मानो दोनों की आधी आधी आत्माएं एक ही शरीर में बंध गई हों। थोड़ी देर बाद ध्रुवांश ने आयत का नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू किया। उसने अपने मानसिक हाथ उठाए। आयत का शरीर भी वैसा ही करने लगा, एकदम मिरर की तरह। हाँ, वो उसे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि यही इस तकनीक का सबसे मुश्किल हिस्सा था। उसने फास्ट और प्रिसाइज हैंड साइंस बनाने शुरू किए। उन साइंस में डिवाइन स्पर्श था, ऐसा कुछ जो किसी नॉर्मल कल्टीवेटर या फाइटर की समझ में नहीं आ सकता। फिर आयत के अंदर से एक तेज सफेद बड़ी एनर्जी बाहर फूट कर निकली। ध्रुवंश का चेहरा एक पल को ठहर गया। ये आयत की मां की एनर्जी है। जब वो जिंदा होगी तो शायद किसी एंजल जितनी पावरफुल होगी। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, फोकस करता हूं। उसने हाथ तेजी से चलाए, एक एंशिएंट पैटर्न में। फिर एक दूसरी एनर्जी बाहर आई।
ये छोटे आकार की थी, चांद जैसी हल्की, शांत। ये एनर्जी खुद आयत की थी। दोनों गोले उसके सामने तैर रहे थे, एक सूरज जितना चमकीला, दूसरा चांद जितना शांत। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली। इन दोनों को आपस में मिलना होगा। उसने दोनों हाथ उठाए। हाथों की हर हरकत के साथ एनर्जी के दोनों गोले एक दूसरे के करीब आने लगे, जैसे कोई सूरज और चांद आपस में टकराने जा रहे हों। दबाव बढ़ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। ध्रुवांश के हाथ हिलाना मुश्किल हो रहा था। बाहर असली दुनिया में आयत अभी भी पालथी मारे बैठी थी, लेकिन उसकी सांसें दर्द से कांप रही थीं। उसकी उंगलियां सख्त हो गई थी, जैसे पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। ध्रुवांश की बॉडी भी कांपने लगी थी। उसके माथे का चमकता निशान अब लाल हो गया था। उसके होठों से हल्की हल्की कराह निकल रही थी। अंदर उसका मन लगभग फटने लगा था। आयत की एनर्जी और उसकी मां की एनर्जी टकराने लगी थी, जैसे दो आकाशगंगाएं आपस में टकरा रही हों। वो दर्द असहनीय था, लेकिन ध्रुवांश ने चीखते हुए खुद को कंट्रोल किया। उसने हाथ झटके और दोनों एनर्जी स्फीयर्स एक जोरदार धमाके के साथ एक दूसरे से घुस गए। कुछ सेकंड तक एनर्जी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल रही। वहां रोशनी फट रही थी, धीरे धीरे हर तरफ फैल रही थी। ध्रुवांश ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए कहा, रुको रुको, कंट्रोल में आओ। और आखिर एक पावरफुल हैंड साइन के साथ उसने उस कंबाइंड एनर्जी को आयत के शरीर में वापस धकेल दिया। तेज सफेद चमक फुटी और ध्रुवांश का मानसिक शरीर वहीं से गायब हो गया। कनेक्शन टूट गया था। ध्रुवांश जोर से सांस खींचता हुआ अचानक असली दुनिया में जागा। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, जैसे अभी भी किसी दूसरे आयाम की लड़ाई उसके अंदर चल रही हो। उसी टाइम उसके मुंह से गाढ़ा गर्म खून बाहर उछल कर गिरा। तेज लाल रंग जमीन पर फैल गया। उसकी बॉडी बुरी तरह डैमेज थी। हड्डियों में खरोच नहीं बल्कि क्रैक तक थे। मसल्स फट चुके थे, नसें तनी हुई थीं और स्किन जगह जगह जली सी दिख रही थी। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो फिर से बेहोश हो जाएगा, लेकिन जैसे किसी पुराने योद्धा की आदत हो, उसने खुद को गिरने नहीं दिया। वो बमुश्किल अपनी उंगलियां हिलाता है और उसके हाथ में उसकी खास अंगूठी हल्की सी चमक उठती है। तुरंत उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की शीशी आ जाती है। नीले सफेद रंग का चमकता हुआ लिक्विड उससे जैसे खुद ही खिंच रहा था। ये वही था 100% रिकवरी पोशन जो आते वक्त जैक ने सभी सामानों के साथ उसे दिया था। ध्रुवांश बिना कोई वक्त गमाए पूरी शीशी एक ही घूंट में अपने अंदर उतार लेता है। पोषण उसका गला जलाता हुआ उतरता है। फिर कुछ ही सेकंड में उसके अंदर जैसे नई जान भरने लगती है। टूटी हड्डियां जुड़ने लगती हैं, फटे मसल्स अपनी जगह पर लौटने लगते हैं और सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन सहने लायक बन जाता है। ध्रुवांश की आंखें सामने टिकती हैं, जहां आयत शांत बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस खूबसूरती में इस वक्त एक शांत दिव्यता थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी चमक थी, जैसे उसे अपनी सारी तकलीफों से राहत मिल चुकी हो। वो गहरी सांसों के साथ अपने शरीर को स्टेबल कर रही थी। उसके चारों तरफ हल्का सा लाल नीला आभामंडल था, जो उसकी कल्टीवेशन को बैलेंस कर रहा था। कुछ ही घंटों बाद आयत धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी पलकें उठते ही लग रहा था जैसे गुफा की आधी रोशनी सिर्फ उसी से निकल रही हो। वो धीरे से उठती है, सांसें नॉर्मल करती है और बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास होता है ध्रुवांश वहां नहीं है। वो कुछ पल उसके आसपास देखती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरती है। आखिर नजरों से ओझल कहाँ हो गए? वो ध्रुवांश को महसूस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ध्रुवांश हमेशा अपनी स्टोर अंगूठी पहनकर रखता है, जिसमें उसने कुछ बदलाव करके ऑरा को सप्रेस करने वाले कुछ प्राचीन सिंबल बनाए थे। आयत थोड़ा और आगे चलती है, दूर तक नजर दौड़ाती है। तभी उसे सामने बहुत दूर खुले इलाके में कुछ हलचल दिखती है। कई बड़े बड़े पत्थरों के बीच हवा जैसे चाकू की तरह कट रही थी। ध्रुवांश वहां था। उसके हाथ में उसकी वही काली तलवार थी, जो खुद में एक दानव सी लगती थी। वो तेजी से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूद रहा था। उसके हर मूव में गजब की फुर्ती, गहराई और घातक कंट्रोल था, जैसे उसके हाथ पैर और तलवार सब एक ही रिदम में किसी गाने पर नाच रहे हों। आयत धीरे से सांस रोककर उसे देखती है। ध्रुवांश एक चट्टान के सामने रुकता है। उसकी तलवार अचानक चमकती है, फिर सूह, एक ही स्विंग में भारी पत्थर दो बराबर हिस्सों में कट जाता है। वो आगे बढ़ता है, दूसरा पत्थर, तीसरा, चौथा, कभी आधा, कभी पूरा टूट जाता है। कभी पत्थर फटकर बिखर जाते हैं, कभी ध्रुवांश की स्पीड के आगे हवा भी कट जाती है।
आखिरी मूव में वो अचानक बहुत ऊंचा जंप करता है, इतना ऊंचा कि मानो ग्रेविटी उसकी इजाजत लेकर उसे वापस खींचेगी। हवा में ही वो अपनी तलवार पूरे जोर से आगे फेंक देता है। तलवार घूमते हुए आगे जाती है, एक बड़े चट्टान का पूरा चक्कर लगाती है और फिर जैसे किसी चुंबक से खींची हो उसी स्पीड से लौट आती है। ध्रुवांश हवा में गिरने से पहले ही उसी स्पीड में तलवार को पकड़ लेता है। आयत की सांस एक पल को रुक जाती है। जिस चट्टान पर उसने हमला किया था वो बीच से ऐसे कटकर नीचे गिरती है जैसे कोई गर्म छुरी से मक्खन काट दे। आयत उसके लिए ताली बजाने लगती है, हंसते हुए, एक प्यारी अनकही तारीफ भरी हंसी। ध्रुवांश से देखता है और मुस्कुराते हुए एक चट्टान से दूसरी पर कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। आयत अभी भी मुस्कुरा रही थी जब वो कहती है, आपकी तलवारबाजी का हुनर काबिले तारीफ है, बहुत खूब। आपने ब्लड सेक्ट की मलिका का दिल जीता है, बहुत खुश नसीब हो आप। ध्रुवांश हंस देता है, हल्का सा झैम भरा, सीधा दिल में उतर जाने वाला। आयत उसकी इस मुस्कान पर खुद भी हंस पड़ती है और ध्रुवांश उसकी हंसी में खो जाता है। वो बस उसे देखता रहता है, जैसे टाइम उसके लिए स्लो मोशन में चल रहा हो। हवा का हल्का झोंका, उसके बालों का हिलना, उसके होठों के किनारे उठना, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद आयत उसकी तरफ एक रहस्यमयी अंदाज में देखती है। सुनिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ध्रुवांश पहले तो थोड़ा हैरान होता है। आयत अपना हाथ उठाती है, उसकी कलाई में एक कड़ा था। वो कड़ा हल्का सा चमकता है और उसके हाथ में एक कागज का रोल आ जाता है। ध्रुवांश तुरंत समझ जाता है, स्टोर कड़ा? उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मतलब यहां कोई था जिसे स्पेस स्टोरेज बनाना आता था, या फिर वो धीरे से मन ही में कहता है, उसका गॉड रेल्म से कोई कनेक्शन था। तभी ध्रुवांश उस कागज के रोल की तरफ नजर डालते हुए कहता है, ये क्या है? आयत कागज आगे बढ़ाती है, बेहतर यही होगा कि आप खुद ही देख लें। ध्रुवांश रोल खोलता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसकी आंखें फैलती जाती हैं। डबल स्लैश टेक्निक? वो आयत को देखता है। ये तो आपकी सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, आप ये मुझे देना चाहती हैं? आयत मुस्कुराती है, आपने जो मेरी मदद की है उसके आगे इस तोहफे की कोई कीमत नहीं। ये टेक्निक सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी माँ इसे इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अफसोस मैं इसे पूरी तरह नहीं सीख पाई। मुझे इसका सिर्फ पहला स्टेज ही आता है। वो कागज की तरफ देखती है और आगे समझाती है, इस हुनर के कुल 5 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज पर आपका एक वार 2 बनकर लगता है, दूसरे पर 3, और इसी तरह 5वें स्टेज तक पहुंचते पहुंचते नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि आप वार तो सिर्फ 1 करेंगे मगर दुश्मन पर 6 हमले होंगे। ध्रुवांश अंदर से हिल जाता है। वो मन ही मन कहता है, इसे पता ही नहीं है गॉड लेवल टेक्निक है, शायद इनके पूर्वजों में कोई गॉड रहा होगा जो इस टेक्निक को बनाकर गया होगा। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं ये नहीं ले सकता आयत, और तुम नहीं जानती, लेकिन ये टेक्निक सीखने के लिए ब्लड सेक्ट की ब्लड लाइन जरूरी होती है। आयत शांत मुस्कान देती है, जी जानती हूं। वो अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ पर लाल आग जैसी चमक उठती है। ये आग नहीं, उसका खून था। वो एक पल भी टिके बिना सीधा वही खून ध्रुवांश की बॉडी में भेज देती है। ध्रुवांश हक्का बक्का उसे देखता है। आयत प्यारी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, अब तो चाहकर भी आप मुझसे इनकार नहीं कर सकते। आपको ये रिश्ता, मेरा मतलब है ये ताकत, कबूल करनी ही होगी, क्योंकि मेरा ब्लड अब आपके अंदर है। और सुनिए, अगर आपने इसे दिल से नहीं अपनाया ना, तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। वो ध्रुवांश के कानों के पास जाती है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, समझे आप मिस्टर आम योद्धा। ध्रुवांश की आंख झपकना भूल जाती है। वो बस आयत के चेहरे को देखता रह जाता है, आधा हैरान आधा डरा हुआ। वो मन में कहता है, यार मैं कैसे भूल जाता हूं कि ये मोहतरमा जितनी मासूम दिखती हैं उतनी ही खतरनाक भी है। मतलब देखो जरा, जान लेने की धमकी भी कितने प्यार से दे रही है। उफ, ये अदा। नहीं ध्रुवांश, पिघलना नहीं है, अभी नहीं। बेटा आप जल्दी से इस एनर्जी को रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर ले, वरना इनका कहा सच में सच होता नजर आ रहा है, और मुझे अभी शहीद मोहब्बत बनने का कोई शौक नहीं है। वो थोड़ा रुकता है, फिर मुस्कुराते हुए मन में कहता है, ये मैं आयत की तरह क्यों बातें करने लगा हो? ध्रुवांश बेटा, तू पागल हो रहा है। वो तुरंत जमीन पर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, सांस अंदर खींचता है और अपने अंदर बह रहे नए आग जैसे खून को कंट्रोल करने में लग जाता है। आयत की नजरें अब ध्रुवांश के चेहरे से हटी नहीं रही थीं। वो अपनी पलकें झुकाए बिना बस उसे निहार रही थी, धीमे से मुस्कुराती हुई, जैसे उसे पता था कि यह फैसला ध्रुवांश की किस्मत बदल देगा। ध्रुवांश पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर हल्का तनाव था और सांसें धीमी गहरी। उसके अंदर आयत की ब्लड लाइन का गर्म आग जैसा खून उबल रहा था।
वो ब्लड खून नहीं, एक भट्टी था जिसकी गर्मी उसकी नसों, धड़कनों, यहां तक कि उसकी आत्मा तक को जला रही थी। ध्रुवांश ने अपनी सांस रोकी और अपनी आत्मशक्ति, जिसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी के बजाय हमेशा से इस्तेमाल करता आया था, को धीरे धीरे उस जलते हुए ब्लड के चारों तरफ फैलाना शुरू किया। उसकी आत्मशक्ति हल्की सफेद नीली धुंध की तरह उसके शरीर में घूम रही थी, आयत के ब्लड के चारों तरफ सर्कल बनाते हुए। पहले तो ब्लड उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो फैलता, उबलता, उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ता और उसके शरीर को असहनीय दर्द की सीमा तक धकेल देता। ध्रुवांश की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में तब्दील हो गईं, माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी, लेकिन वो हार मानने वाला इंसान नहीं था। धीरे धीरे उसकी आत्मशक्ति उस ब्लड को काबू में करने लगी, उसे घेर लिया, उसे रिफाइन करने लगी, जैसे गर्म धातु को पिघलाकर शुद्ध किया जाता है। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल में आ गया। कुछ ही देर में आयत का वो रेड फायर ब्लड एक चमकती हुई एनर्जी में बदल गया और ध्रुवांश के पूरे शरीर में फैल गया। ध्रुवांश ने धीरे से आंखें खोलीं। सबसे पहले उसे दिखा आयत का चेहरा, शांत, खूबसूरत, मासूम दिखने वाला चेहरा। लेकिन वो जानता था कि उसकी मुस्कान और मासूमियत के पीछे कितना खतरनाक तूफान छुपा है। आयत एक छोटे से पत्थर पर बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इस पूरे प्रोसेस को देखकर सीक्रेटली प्राउड महसूस कर रही हो। ध्रुवांश खड़ा हुआ और सीधे आयत को घूरते हुए बोला, लाइए वो कागज का रोल दीजिए। आयत शरारती हंसी के साथ रोल उसकी तरफ उछालती है। ध्रुवांश एकदम आसानी से हवा में ही पकड़ लेता है और अपनी अंगूठी में स्टोर कर देता है। वो स्टेज 1 वो पहले ही पढ़ चुका था, अब उसे बस इसे मास्टर करना था। आयत ने अगला सवाल बड़े शांत अंदाज में पूछा, कुछ अंदाजा है आपको हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया, मुझे रास्ता पता है। आयत खुश हो गई, आंखें चमक उठी। उधर ध्रुवांश अंदर ही अंदर सोचते हुए बोलता है, मैंने यहां आते ही अपने बहुत सारे छोटे छोटे क्लोन बना दिए थे और उनको चारी तरफ भेज दिया था। साथ ही मेरा एक क्लोन बाहर उस तालाब के पास भी था, जिससे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरे एक क्लोन को यहाँ ऐसी जगह मिली है जहाँ से वो मेरे बाहर की दुनिया वाले क्लोन को महसूस कर पाया था। इसलिए अब वहीं से कोई बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। वहाँ चलकर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आयत के सामने उड़ भी तो नहीं सकता। वो गहरी सोच में था, तभी आयत की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सुन रहे हैं? ज़रा बताइए तो आखिर कहाँ है बाहर जाने का वो रास्ता? ध्रुवांश झट से होश में आते हुए हाँ में सिर हिलाता है, फिर एक दिशा में इशारा करता है। इस तरफ हमें कई मीलों तक चलना होगा। आयत उत्साहित होकर खड़ी हो जाती है। तो चलते हैं। और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता संखरा, पत्थरों से भरा और कई जगह खतरनाक था, लेकिन माहौल किसी एडवेंचर ट्रिप जैसा लग रहा था। वो बीच बीच में रुकते, जहां ध्रुवांश डबल स्लैश टेक्निक के पहले स्टेज की ट्रेनिंग करता। हर बार जब वो तलवार चलाता, उसके मन में आयत की बातें, उसकी माँ की याद और इस टेक्निक की गहराई गूंजती। पहले ही दिन उसने स्टेज 1 का आधा हिस्सा समझ लिया था। उसकी प्रोग्रेस इतनी तेज थी कि आयत खुद हैरान हो रही थी। वो कभी कभी उसे टिप्स देती, वार करने के बाद अपना ध्यान जरा भी भटकने मत दीजिएगा, एनर्जी को सिंक में रखिए। कभी उसकी पकड़ ठीक करती, कभी उसकी मूवमेंट की गलती बताती और कभी कभी उसे डिस्ट्रैक्ट भी करती। आयत ध्रुवांश को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। वो जब भी ध्रुवांश कल्टीवेशन में होता, वो उसके चेहरे पर रैंडम से अजीब निशान बना देती। कभी उसके बाल की चोटी बना देती, कभी तो बात करते करते उसके कान के बेहद करीब आकर कुछ बोल देती और ध्रुवांश पूरे शरीर में झटका महसूस करता। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कहता कि वो कहीं फंसे हुए हैं। लगता था जैसे दोनों किसी ट्रिप पर आए हों, किसी खूबसूरत मगर खतरनाक जगह पर, और एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हों कि दुनिया भुला दें। एक सुबह दोनों एक मैदान जैसे खुले इलाके में थे। आयत अपनी ब्लड स्वॉर्ड पकड़े हुए थी, लाल ऊर्जा चमक रही थी। ध्रुवांश अपनी ब्लैक स्वॉर्ड पकड़े उसे शांत नजरों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, हवा में तलवारों की ऊर्जा तैर रही थी। ध्रुवांश हल्के अंदाज में बोला, आयत थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा, हम सिर्फ तलवारबाजी करेंगे, कोई और ताकत नहीं। आयत ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसकी वो शरारती मुस्कान देखकर ध्रुवांश मन में बुदबुदाया, ये नहीं मानेगी। और सच में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों हवा की स्पीड से मूव करने लगे। तलवारें टकराती तो धड़ धड़ की गूंज निकलती। उनके वार जमीन पर हल्के हल्के क्रेटर छोड़ रहे थे।
दोनों की स्पीड इतनी थी कि किसी की आंख उनका पीछा नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद दोनों एक साथ दूर जाकर रुके। आयत ने होठों पर एक खूबसूरत खतरनाक मुस्कान सजाई और अगले ही पल वो बिजली की तरह गायब हो गई। ध्रुवांश की आंखें फैल गईं और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, आयत वापस वहीं आ खड़ी हुई। ध्रुवांश की वाइट शर्ट चिर चिर करके कई टुकड़ों में बिखर गई। कपड़े गिरने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह दिखने लगी, मजबूत, टोन्ड और लड़ाई से तराशी हुई। उसके 6 पैक एब्स अलग ही चमक रहे थे। आयत की नजर उसके शरीर से हटी नहीं रही थी। ध्रुवांश ने खुद की फटी शर्ट देखी, फिर आयत को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अगले ही पल उसने डेविल आई एक्टिवेट की और उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। उसके मूवमेंट हवा में गायब हो जाते और 1 सेकंड में ही वो आयत के पीछे दिखाई देता। आयत समझ पाती उससे पहले ध्रुवांश ने पीछे से उसकी कमर को पकड़ा। उसकी तलवार आयत की गर्दन पर हल्के से टच कराई और उसके कानों के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया, आप हार गई मिस मलिका। आयत की पलकें कांपी, उसकी आवाज गले में फंस गई थी। ध्रुवांश का इतना करीब आना, उसका इसे इस तरह पकड़ना, यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, पर अजीब तरह से दिल को छू लेने वाला ही था। कुछ सेकंड वैसे ही गुजर गए और फिर जैसे वो खुद से लड़कर बोल पाती है, वो हकलाती है, वो तो आपने बेईमानी की है। इस पर ध्रुवांश हल्का सा हंसते हुए कान के पास ही कहता है, चीटिंग? मैंने भला कब चीटिंग की? आयत उसके हाथों की पकड़ महसूस करती है, उसका पास महसूस करती है। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और शायद इसी घबराहट में वो अचानक बोल पड़ती है, जब आपको वो खुद को संभाल नहीं पाती और बीच में ही रुक जाती है। शब्द अचानक उसके होठों पर ही थम जाते हैं और उसके गाल हल्के से लाल पड़ जाते हैं। ध्रुवांश जैसे ये सुन ही नहीं पाता या शायद सुनकर मानने को तैयार नहीं था। वो तुरंत उसे छोड़ देता है, तलवार हटा लेता है और एक जोर की, बिल्कुल दिल खोलकर हंसी हंस देता है। उसकी ये खिलखिलाहट आयत को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर देती है। उसे लगता है जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। गुस्से में आयत बिना सोचे समझे अपना पैर उठाती है और जोर से उसके पैर पर दे मारती है। ध्रुवांश दर्द से चिल्ला उठता है, आउच! लेकिन उसकी हंसी फिर भी नहीं रुकती। वो दर्द और हंसी के इस अजीब मिलाप में खड़ा रहता है और आयत गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ सेकंड बाद ध्रुवांश हंसता ही हंसता उसके पीछे दौड़ता है। अरे आयत, रुकिए तो! वो अभी भी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। जब आयत मुड़कर उसे गुस्से से देखती है, ध्रुवांश तुरंत अपनी उंगली होठों पर रखकर कहता है, ठीक है, एकदम चुप हूं अब मैं। उसने अपनी अंगूठी से एक नई शर्ट निकालकर तुरंत पहन ली थी। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। दिन बीतते गए, चट्टानें, घाटियां, पहाड़ी रास्ते और साथ में कई छोटी छोटी नोक-झोंक, हंसी, खामोशी, उलझने। आखिरकार कई और दिन के सफर के बाद वे उस जगह पहुंच गए जिसकी तलाश उन्हें थी। ध्रुवांश एक बड़े से पत्थर के सामने खड़े होकर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से लगातार वार कर रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग चमक थी। आयत पीछे खड़ी बस उसे देख रही थी, उसकी कोशिशें, उसका स्ट्रगल। फिर अचानक ध्रुवांश ने एक और तेज हमला किया और इस बार पत्थर पर ठीक उसी पावर का एक दूसरा वार भी नजर आया। आयत की आंखें चमक उठी। वो खुशी से उछलती हुई सीधे ध्रुवांश के गले लग जाती है। आप कामयाब रहे, मैं बहुत खुश हूं। ध्रुवांश भी मुस्कुराकर उसे हल्के से पकड़ता है। उन दोनों के बीच एक गर्म, अनकहा लेकिन साफ जुड़ाव पैदा हो चुका था। कुछ पल बीतते हैं, फिर आयत चारों तरफ नजर घुमाती है और कहती है, मगर यहां तो कोई राह ही नहीं है। हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? ध्रुवांश मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि वो यही पूछेगी। बिल्कुल, यहां कोई रास्ता नहीं है। आयत चौंकती है, तो फिर? ध्रुवांश तलवार उठाते हुए कहता है, यहां रास्ता है ही नहीं, हमें बनाना होगा। आयत को कुछ समझ नहीं आता। वो उसकी आंखों में देखते हुए लगभग फुसफुसाती है, कैसे? ध्रुवांश गंभीर होकर कहता है, जब मैं अटैक करने को बोलूं तो आप पूरी ताकत से अटैक करना। आयत बिना सवाल किए सिर हिलाती है और तुरंत अपनी खून से बनी तलवार बाहर निकाल लेती है। ध्रुवांश अब काफी डिवाइन एनर्जी अपने स्वॉर्ड में भरता है। उसका शरीर कांप रहा था। ये एनर्जी उसकी लिमिट से काफी ज्यादा थी। और फिर वो एक जोरदार, पूरा दम लगाकर वार करता है, हवा में, खाली जगह में, और धड़ाम! हवा में दरार पड़ जाती है, स्पेस चिर जाता है। ध्रुवांश एक पल के लिए हाफता है, लेकिन गिरता नहीं।
उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन ऊर्जा की वजह से उसकी हालत बुरी थी। वो आयत की ओर देखता है। अब आप पूरी ताकत से हमला करो ताकि ये क्रैक इतना बड़ा हो जाए कि हम इसके पार जा सकें। आयत सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन क्रैक धीरे धीरे बंद हो रहा था। उन्हें जल्दी करनी थी। उधर दूसरी ओर ब्लड सेक्ट का ब्लड रेल्म पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रात की हवा में राख उड़ रही थी, टूटे मकानों के ढेर, जलती आग और हर तरफ बिखरी लाशें, जैसे पूरा संसार किसी बुरे सपने में बदल गया हो। मुख्य महल के सामने लगभग 20,000 लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे, डरे हुए, टूटे हुए, हार चुके। उन्हें घेर रखा था इंसानों जैसे दिखने वाले, लेकिन अंदर से पूरी तरह दानव। उन कैदियों में 3 ब्लड सेक्ट के एल्डर भी थे, बुरी तरह जख्मी लेकिन जिंदा। उनके पास खड़ा था चौथा एल्डर, वाकिर। बाकी एल्डर उसे देखते ही चीख पड़े, वाकिर, तू गद्दार निकला। लेकिन वाकिर बस मुस्कुराता रहा, एक धीमी, ठंडी, डरावनी मुस्कुराहट। उसी पल उसकी परछाई के अंदर 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वो ड्यू था। जब ध्रुवांश स्पेस में खिंच गया था, ड्यू भी अपनी शक्ति से गायब होकर वाकिर की परछाई में छिप गया था। वो चाहता तो वाकिर को वहीं मार सकता था, लेकिन उसे ध्रुवांश के लौटने का रास्ता चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप उसकी परछाई के साथ चलता रहा। उधर ध्रुवांश की दुनिया में 1.5 महीना बीत चुका था, जबकि बाहर सिर्फ 24 घंटे। और आज जैसे ही सूरज डूबा, ब्लड रेल्म पर हमला हुआ और सब खत्म हो गया। महल के सामने वाकिर खड़ा था, और तभी वहां एक भारी भरकम, बड़े शरीर वाला दानवी लड़का आया। उसकी बॉडी पर गहरी दरारें थीं, जैसे वो किसी बड़ी लड़ाई से लौटा हो। वो वाकिर के सामने आकर गरजता है, बताओ वाकिर, वो हैंडल कहां है? वाकिर बिना कुछ कहे एक पत्थर की ओर इशारा करता है, एक पत्थर जिस पर लगभग 1 फुट लंबी सोने जैसी चमकती गोल छड़ रखी थी। वो बड़े शरीर वाला लड़का भारी कदमों से आगे बढ़ता है और उस छड़ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और तभी रात लगभग पूरी तरह ढल चुकी थी। ब्लड सेक्ट का मुख्य महल, जो कभी लाल ऊर्जा की रोशनी से चमकता था, अब राख, धुआं और टूटे पत्थरों के ढेर में बदल चुका था। हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ मौत की गंध अंदर जा रही हो। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, और आसपास फैली कटी फटी लाशें इस जगह की बर्बादी का पूरा इतिहास सुना रही थीं। महल के सामने उस विशाल पत्थर के पास, जहां कभी रीतियों और शक्ति की पूजा होती थी, अब सिर्फ दर्द और खून था। उस पत्थर के ठीक बगल में एक सुंदर लड़की की मूर्ति खड़ी थी, नीले पत्थर से तराशी गई, लेकिन इतनी जीवंत कि लगता था उसने अभी सांस ली हो। उसका चेहरा शांत, आंखों में करुणा, और उसकी दोनों हथेलियों में फैलती अजीब सी दिव्य चमक, जैसे किसी देवी का आशीर्वाद हमेशा यहीं बसा हो। यही वजह थी कि ब्लड सेक्ट उसकी पूजा करता था। लेकिन आज उस मूर्ति का शांत चेहरा भी इस बर्बादी को देखकर जैसे रो रहा था। उसी मूर्ति के सामने रखे बड़े पत्थर पर 1 फुट लंबी सुनहरी गोल छड़ रखी थी। देखने में साधारण, पर उसके आसपास का माहौल भारी, दम घुटाने जैसा था। और वहीं इंसान जैसा दिखने वाला, मगर असल में खतरनाक बॉडी बिल्डर डीमन तेज कदमों से उसी तरफ बढ़ रहा था। उसके भारी कदमों के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। जैसे ही वो पत्थर और मूर्ति के करीब गया, उसके माथे पर पसीने की पतली धार बन गई। दबाव, बहुत अजीब, बहुत भारी दबाव। वो रुककर मूर्ति की ओर घूरता है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का डर दिखता है। ये दबाव, ये अजीब एहसास, ये कहां से आ रहा है? वो अपने ही मन में बड़बड़ाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दबाव और बढ़ता जाता है। उसकी सांस भारी हो जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे सह सकता है। आखिर वो एक शक्तिशाली डीमन है, ऐसा दबाव उसे कैसे रोक सकता है? वो पत्थर के करीब पहुंच जाता है। 1 सेकंड रुककर वो गहरी सांस लेता है और हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां सुनहरी छड़ को छूती हैं, उसकी उंगलियां फिसल जाती हैं। छड़ बहुत भारी थी। वो भौचक्के होकर फुसफुसाता है, ये इतनी भारी, ये छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? फिर वो दोनों हाथ लगाता है पूरे जोर से।
उसके कंधे तानते हैं, नसें फूलती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, पर छड़ हिलती भी नहीं। पसीना उसकी गर्दन से होते हुए सीने तक बहने लगता है। वो दांत कसते हुए गुर्राता है। ये कोई मजाक है क्या? लेकिन सच ये था, उस छड़ का वजन इतना ज्यादा था कि नीचे पत्थर में उसके आकार का गड्ढा बन चुका था। वो डीमन बार बार कोशिश करता है, पहले एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से, फिर गुस्से में पूरे शरीर का जोर लगाकर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ के ऊपरी तने में ध्रुवांश का छोटा सा क्लोन बैठा सब देख रहा था। काला, धुएं जैसा, जैसे किसी की परछाई हो। उसका आकार एक कॉकरोच के बराबर था। उस छोटे क्लोन की लाल चमकती आंखें लगातार हर चीज पर नजर रखे हुए थीं। वो समझ रहा था कि ये छड़ मामूली नहीं, बल्कि किसी देवी की सीधी रचना है। जमीन पर घुटनों पर बैठे बंदियों, लगभग 20,000 लोगों में से एक एल्डर रेल ये नजारा देखकर हंस पड़ता है। उसकी हंसी टूटी पर कटाक्ष से भरी। रहने दीजिए, ये आपसे हरगिज नहीं उठेगा। मालूम होता है कि आपके उस वफादार दोस्त वाकिर ने आपको असलियत बताने की जहमत ही नहीं की। डीमन गुस्से से वाकिर की तरफ घूरता है और फिर चीखते हुए रेल की ओर देखता है। क्या छुपाया है इसने? बोलो। रेल गर्दन सीधी कर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ नफरत थी। अगर तुम इनकार भी करते तब भी मैं तुम्हें ये राज बता ही देता। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी औकात ही क्या है। खुद हमारी वो महान मलिका भी इस बोझ को उठाने की ताकत नहीं रखती। हल्की हंसी के साथ, क्या समझा था तुमने? हम इतने नादान हैं कि इतनी नायाब चीज को यूं ही खुले में छोड़ देंगे? गलत फहमी है तुम्हारी। इस चीज को किसी पहरेदार की जरूरत नहीं। वो आगे झुककर धीमे मगर तंज भरे अंदाज में बोला। गलत फहमी में मत रहिए। ये कोई मामूली खिलौना नहीं जिसे कोई भी राह चलता उठा ले। इसकी वफादारी बंधी हुई है। इसे अपनी जगह से हिलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इसके असल मालिक के पास है। वो कौन है किसी को नहीं मालूम। डीमन की आंखों में नफरत भर जाती है। वो गुर्राता है। तभी रेल नाटक करते हुए कहता है, अरे हां, माफ कीजिएगा। लगता है कोई बेहद जरूरी बात मेरे जहन से निकल रही है। मैं शायद कुछ भूल रहा हूं। डीमन दांत भींचकर चिल्लाता है, क्या? जल्दी बोलो। लेकिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही पल धड़ाम, एक तेज चमकदार बिजली का झटका देवी की मूर्ति से निकला। वो बिजली हवा को चीरती हुई डीमन की तरफ जा टकराई। उसका शरीर पीछे की ओर झटका खाकर लड़खड़ा गया। उसकी त्वचा झुलस गई, सारा शरीर कांप उठा। वो दर्द में दहाड़ने लगा और सबसे भयानक, उसने अपनी दाहिनी हथेली आगे कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बिजली उसके हाथ से टकराई, हथेली कंधे के नीचे से कटकर जमीन पर जा गिरी। नीला खून पत्थर पर फैल गया। डीमन अपनी सांसें रोकते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों था। ये देख रेल फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब याद आया। उसकी आवाज धीमी पर हर शब्द तलवार की तरह चुभने वाला थे। इस पत्थर और इस मूर्ति के साए में किसी भी गैर का वजूद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। यहां अनजान लोगों के लिए सिर्फ मौत या तबाही है। और रही बात सबूत की, तो इसका खौफनाक अंजाम अब अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। डीमन अपने कटे हाथ को वापस उगाने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितना हीलिंग करता, हथेली वापस नहीं उगती। वो हाँफते हुए मूर्ति की ओर देखता है। पहली बार उसकी आंखों में मौत का डर नजर आता है। वो तुरंत पीछे हटता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मरोगे। पास ही खड़ा वाकिर मन में गुस्से से जल रहा था। उसके चेहरे के अंदर गहरी चिढ़ और डर दोनों थे। कैसा जाल बिछाया था मैंने, क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरा इरादा पक्का था कि ये शैतान उस देवी के कहर का शिकार हो जाएगा और उसके रास्ते से हटते ही इस पूरी सल्तनत का ताज मेरे सिर पर सजेगा। मैं यहाँ का सुल्तान कहलाऊंगा। लेकिन इस रेल के बच्चे ने मेरा बना बनाया खेल मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया इस कमबख्त ने। डीमन गुस्से से रेल की तरफ बढ़ा। उसकी एक ही बात थी, पर गुस्से ने उसे और मजबूत बना दिया था। वो रेल की तरफ झपटा और अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया। रेल हवा में झूल रहा था, पर उसके चेहरे पर ना डर था न दर्द। वो शांत मगर तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, जान लेनी है तो शौक से लो, मगर याद रखना, मेरी आंखों में तुम्हें मौत का खौफ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम जैसे दरिंदे से नहीं डरता। डीमन की पकड़ कसती जा रही थी। रेल का चेहरा लाल पड़ने लगा। वाकिर भी पीछे सरक गया, क्योंकि अब डीमन का गुस्सा अनियंत्रित था। रेल की सांसें टूट रही थीं। डीमन उसे बस मार ही देने वाला था कि तभी श्वास स्वाश, एक तेज तलवार की आवाज हवा को चीरती हुई आई और अगले ही पल जमीन पर दो चीजें गिरी। रेल का शरीर जो अब आजाद था, डीमन का बचा हुआ बायां हाथ।
उसके चेहरे पर दर्द जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके कटे हुए हाथ की जगह से गाढ़ा नीला खून बहने लगा। वो चौंकते हुए ऊपर आसमान की ओर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। ऊपर अंधेरे आसमान पर जैसे किसी ने चांदी के ब्रश से हल्का घेरा खींच दिया हो। उन घेरों के बीच में आयत खड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी एक हल्की लाल चमक में नहा रही थी। उसके आसपास हजारों तलवारें हवा में किसी चक्र की तरह घूम रही थीं, जैसे किसी तूफान के भीतर चमकती बिजली की लकीरें। उसके पीछे आसमान में एक बड़ी दरार खुली थी, जिसके अंदर लाल और नीली रोशनी एक दूसरे से टकराते हुए चमक रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा आधा खुला हो। और तभी एक चमक, एक तरथराहट और ध्रुवांश भारी झटके के साथ जमीन पर लैंड करता है। वो बुरी तरह थका हुआ और सांसें टूटी हुई थी। ध्रुवांश की निगाह जैसे ही उस बॉडी बिल्डर डीमन पर पड़ती है, उसकी आंखों में सीधा डर उतर आता है। वो मन ही मन कहता है, ये तो एम्परर लेवल से भी ऊपर का लग रहा है, शायद एलिमेंटल लेवल के बराबर। मैं शायद इसके एक भी हमले को झेल नहीं पाऊंगा। ध्रुवांश जानता था जो चीजें वो देख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। डीमन लड़के का खून, उसकी बॉडी और उसकी आभा सब किसी अलग स्तर की ताकत का एहसास करवा रही थी। तभी वो डीमन लड़का गुस्से में दाहिना पैर पटकता है। उसके शरीर पर की रोशनी तेज हो जाती है और फिर उसका बायां कटा हुआ हाथ वापस उग जाता है। लेकिन उसका दाहिना हाथ, जो देवी जैसी मूर्ति से निकली बिजली ने काट दिया था, वो जस का तस गायब था। उसका चेहरा गुस्से से बदलता जाता है। वो गरजते हुए आयत की ओर देखता है। तू अभी तक जिंदा है और इस बार अपने साथ किसी नमूने को लेके आई है। डीमन का ताना खत्म भी नहीं होता कि पीछे से वाकिर की घबराई आवाज गूंजती है। मास्टर, गौर से देखिए, यही है वो लड़का। ये वही शख्स है जिसने कल रात आपके उस साथी को मौत की नींद सुला दिया था। ये सुनते ही डीमन की लाल आंखें सीधे ध्रुवांश पर टिक जाती हैं। उसकी सांस भारी होने लगती हैं। गुस्से का हर कण उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, तो तू है वो लड़का जिसके पास वो रहस्यमयी तलवार है, जिससे तू हम जैसों को भी मार सकता है। आसपास खड़े हर डीमन के चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। वे एक दूसरे को देखते हैं जैसे कोई नामुमकिन बात सुन रहे हों। और उसी वक्त डीमन लड़का बिजली की तेजी से ध्रुवांश की ओर छलांग लगाता है, एक ऐसा हमला लेकर कि हवा की दिशा बदल जाती है। लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है, उसके पैरों में एक तेज कटाव होता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसी वक्त आयत की तलवारें बिजली की तरह उसके टांगों और हाथों को कटती जा रही थीं। डीमन गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन उससे पहले कि वो संभल पाए, आयत ध्रुवांश के आगे एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ध्रुवांश अपनी डिवाइन एनर्जी अपनी काली तलवार में डालता है। तलवार नीली सफेद रोशनी से चमकने लगती है। वो उसे आयत की ओर उछाल देता है। उसकी आवाज थकी लेकिन दृढ़ थी। खत्म कर दो। आयत तलवार पकड़ती है और अचानक एक भारी दबाव उसकी हथेलियों से टकराता है। डिवाइन एनर्जी की वजह से पकड़ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन आयत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसके लिए यह वजन कुछ भी नहीं था। वो आगे बढ़ने वाली ही थी कि तभी वाकिर की चीख गूंजती है, मल्लिका, खबरदार! अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपकी इस वफादार रैल की गर्दन कलम हो जाएगी। आयत उस डीमन के पीछे देखती है। वाकिर ने अपनी तलवार रैल की गर्दन पर रखी हुई थी। रैल हल्का झुका हुआ, शांत, मानो मौत से पहले आखिरी सुकून ले रहा हो। आयत के चेहरे पर गुस्सा तड़कने लगता है, दांत भींचे हुए, आंखों में आग। लेकिन वाकिर कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी परछाई से कोई चीज बाहर उछलती है। वो ड्यू था, ध्रुवांश का वो वफादार और खामोश योद्धा। ड्यू हवा में ही घूमता है। उसकी तलवार एक नीली लकीर बनाकर हवा को चीरती है और एक झटके में वाकिर का सिर उसका शरीर छोड़ देता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हवा भी चौंक गई। डीमन लड़का पलटकर ये देख ही रहा था कि अचानक उसकी दुनिया उलट जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। बेरहम रफ्तार से एक चमक उसके पास से गुजरती है, आयत, और अगले ही पल उसका भी सिर जमीन की ओर गिर रहा था। बाकी डीमन चीखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी चीखें पूरी नहीं होती। आयत और ड्यू बिजली की तरह एक एक करके उनके सिर धड़ से अलग करते जाते हैं। तलवारों की चमकें नीले के बीच जैसे अंधेरे में रोशनी की आड़ी तिरछी स्ट्रोक्स खींच रही हों। 1 मिनट से भी कम वक्त में हजारों की पूरी सेना खामोश हो चुकी थी। दूर तक सिर्फ हवा और गिरती तलवारों की आवाज बची थी। सब खत्म होने के बाद
ब्लड सेक्ट के सभी 20,000 लोग एक साथ उठकर आते हुए आयत के सामने घुटनों पर बैठते हैं। आयत के आगे सिर झुकाकर सम्मान देते हैं। आयत की आंखों में हल्की नमी थी। वो रैल और बाकी 2 एल्डर को देखती है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दिल छू लेने वाली थी। तुम्हारी ये वफादारी मैं ताउम्र याद रखूंगी। तुम अगर चाहते तो इस अजियत से मुंह मोड़कर अपनी जान बचा सकते थे, मगर तुम सबने अपने सेक्ट की आन के लिए मौत को चुना था। तुम्हारी ये वफादारी याद रखना कयामत तक अमर रहेगी। आयत फिर ध्रुवांश की ओर बढ़ती है। ड्यू उसके बगल में खड़ा हो जाता है, सुरक्षा के लिए जैसे उसका साया। तीनों एल्डर भी पीछे पीछे चल रहे थे। आयत हल्की मुस्कान के साथ ध्रुवांश को उसकी तलवार वापस देती है। आपका शुक्रिया। फिर वो एल्डर्स की ओर देखकर कहती है, इन्हीं की बदौलत तो हमारी सांसें चल रही हैं। आज की ये जीत सब इनकी तलवार का ही तो कमाल है, मगर किस्मत का तमाशा देखिए कि जीत कर भी हम हार गए। आयत चारों तरफ देखती है। पूरा इलाका खंडहर बन चुका था। धुआं, टूटी जमीन, गिरे शरीर, एक सूनी खामोशी। एल्डर्स हल्का झुककर ध्रुवांश को शुक्रिया कहते हैं। ध्रुवांश हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी वो हल्की सांस लेकर पेड़ पर बैठे अपने शैडो क्लोन को गायब करता है। वो धीरे धीरे भाप की तरह घुलकर सबकी नजरों से बचते हुए ध्रुवांश में वापस समझ आता है। ध्रुवांश की नजर तभी उस बड़ी मूर्ति पर पड़ती है और वो मन ही मन चौंकते हुए कहता है, ये यहां। उसकी आवाज में हैरानी, डर और किसी पुराने राज का मिला जुला कंपकपाता एहसास था। ध्रुवांश की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके सामने ब्लड सेक्ट का वो खंडहर महल था जो अब मलबे का ढेर बन चुका था, लेकिन उस मलबे के बीचों बीच जो खड़ा था उसने ध्रुवांश की सांसें रोक दी थी। वहां एक बड़ी मूर्ति थी, एक देवी की मूर्ति। ध्रुवांश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उस चेहरे को पहचानता था, वो उस मुस्कान को जानता था। वो उस मूर्ति को देखते हुए मन में कहता है, इरादी, इनका स्टैचू यहां? उसकी आवाज में सवाल कम और हैरानी ज्यादा थी। ध्रुवांश को उस पत्थर की मूर्ति को इस तरह टकटकी लगाकर देखते हुए पाकर आयत उसके थोड़ा करीब आई। उसकी आंखों में उस मूर्ति के लिए असीम श्रद्धा थी। उसने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, ये हमारी कुल देवी हैं। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हमारे पूर्वज इन्हीं देवी के शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने ही ब्लड सेक्ट की बुनियाद रखी थी और उनके उन्हीं शिष्य ने ब्लड सेक्ट की सारी सीक्रेट टेक्निक को बनाया था। आयत की बातें ध्रुवांश के कानों में पड़ तो रही थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। पुरानी कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। उसने मन ही मन सोचा, तो मेरा शक सही था। ब्लड सेक्ट जैसे पावरफुल सेक्ट को बनाने वाला कोई नॉर्मल कल्टीवेटर हो ही नहीं सकता था। उसके पीछे एक गॉड का ही हाथ था। लेकिन इरादी, वो तो 3rd यूनिवर्स की डिस्ट्रॉयर हैं। उनका स्टैचू यहां 7th यूनिवर्स के एक टूटे हुए सेक्ट में क्या कर रहा है? वो आखिर यहां क्यों आई थी? कहीं मेरी मौत के पीछे उनका कोई हाथ तो नहीं? नहीं, इरादी जैसी भी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। तभी उसकी नजर मूर्ति के पैर के पास पड़े एक पत्थर पर गई। वहां धूल और मलबे के बीच कुछ चमक रहा था, एक सुनहरी छड़। ध्रुवांश का दिल जोर से धड़का। वो उस चमक को पहचानता था। वो उसे चीज को हजारों साल बाद भी पहचान सकता था। ये तो मेरी तलवार का हैंडल है, उसके मुंह से निकला। यादें किसी तूफान की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वो दर्द, वो मौत। उसने सोचा, तो क्या जब मैं गॉड रेल में मारा गया था तो क्या मेरी तलवार मेरे साथ वहीं खत्म नहीं हुई थी? वो टूटकर इस ग्रह पर अलग अलग जगहों में बिखर गई थी। वो अभी इन गहरे सवालों में उलझा ही था कि माहौल बदलने लगा। आयत, जो ध्रुवांश के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी, अचानक शांत हो गई। सिर्फ आयत ही नहीं, सब कुछ शांत हो गया। हवा, जो अभी तक कानों में सरसरा रही थी, अचानक भारी हो गई। एक अजीब सा दबाव हवा में फैल गया, जैसे ग्रेविटी कई गुना बढ़ गया हो। ध्रुवांश ने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया थम सी गई है। उसने अपनी दाईं ओर देखा। पेड़ से गिरता हुआ एक सूखा पत्ता हवा में ही लटक गया था। उसने सामने देखा, जलाई गई आग की लपटें जैसे फ्रीज हो गई थीं। उनसे उठता धुआं बादलों की तरह एक जगह जम गया था। वक्त रुक चुका था। सिवाय ध्रुवांश के पूरी दुनिया एक पेंटिंग की तरह फ्रीज हो गई थी। वो हैरानी से चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी सामने खड़ी वो पत्थर की मूर्ति कांपने लगी। पत्थर की बेजान सतह पर दरारें नहीं पड़ी, बल्कि वो पिघलने लगी। एक तेज सुनहरी रोशनी ने ध्रुवांश की आंखों को चौंधिया गया, और जब वो रोशनी थोड़ी कम हुई तो वहां पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वहां एक लड़की खड़ी थी।
वो दृश्य इतना अलौकिक था कि ध्रुवांश के अंदर भावनाओं का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। हैरानी, खुशी और थोड़ा सा पुराना गुस्सा। वो लड़की जिसे ध्रुवांश इरा के नाम से जानता था, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो खूबसूरती की परिभाषा थी। उसने एक बेहद आधुनिक और बोल्ड रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो शोल्डरलेस थी। पैरों में सुनहरी हाई हील्स थीं जो उसकी रूहानी चमक को और बढ़ा रही थीं। उसके सर पर सोने और हीरों से जड़ा एक भव्य क्राउन था जो बता रहा था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक रानी है। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी का दबाव इतना भयानक था कि अगर वहां कोई साधारण कल्टीवेटर या इंसान होता तो उसकी हड्डियों का चूरा बन जाता और वो वहीं घुटनों पर आ जाता। लेकिन ध्रुवांश वो अलग था। वो अब भले ही एक नश्वर शरीर में था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी एक गॉड की थी। उसके अंदर भी डिवाइन एनर्जी का एक सागर भरा हुआ था। इसलिए उस जानलेवा दबाव के बावजूद वो अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो लड़की इरा हवा में चलते हुए बेहद हल्के कदमों के साथ ध्रुवांश की ओर बढ़ी। वो दिखने में बमुश्किल 18 साल की लग रही थी, मासूम और चंचल। वो ध्रुवांश के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए प्यार उमड़ रहा था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे सदियों बाद किसी अपने को पाया हो। लेकिन ध्रुवांश ने उसे देखते ही अपनी नजरें फेर लीं। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। इरा के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी छा गई। वो जो चमक लेकर आई थी वो थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली। उसकी आवाज में वो खनक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। मेरा भाई मुझसे नजरें तक नहीं मिलाना चाहता? क्या वो सच में मुझसे इतनी नफरत करता है? बताओ रुद्र। ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी नजरें अब भी इरा पर ही टिकी थीं। उसकी चुप्पी में हजारों शिकायतें थीं। इरा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आवाज थोड़ी और नरम हो गई। तो मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हो रुद्र? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। मैं तो हमेशा। ये सुनते ही ध्रुवांश का सब्र का बांध टूट गया। वो उसे घूरते हुए बोला, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो इतना सफेद झूठ बोल रही है। परेशान नहीं किया? सीरियसली? ध्रुवांश ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। उसका लहजा अब उस छोटे भाई का था जिसकी जिंदगी उसकी बड़ी बहन ने नरक बना रखी थी। जब मैं 5 साल का छोटा सा बच्चा था, याद है आपको? आपने मुझे नाइट के सामने अकेला छोड़ दिया था। वो गॉड लेवल का बीस्ट, वो शेर कम और डायनासोर ज्यादा लगता था। उसकी बॉडी लाल क्रिस्टल से ढकी थी और वो मेरे मुंह पर दहाड़ रहा था। मैं वहां डर के मारे कांप रहा था और आप वहां साइड में खड़े होकर मजे से तालियां बजा रही थीं। इरा के चेहरे पर एक चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में वो शरारत नाच रही थी जो मान रही थी कि हाँ यार, सीन तो मजेदार था। वो उसने मासूमियत का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए कहा, अरे हाँ ठीक है, नाइट तो डैड का कंपेनियन था और वैसे भी वो तो बस एक बार हुआ था ना, छोटी मोटी बात है। लेकिन उसके बाद तो मैं एकदम शरीफ थी ना। ध्रुवांश ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज अब और ऊंची हो गई थी, जैसे वो कोर्ट में गवाही दे रहा हो। शरीफ? और 6 साल वाला कांड याद है आपको? ध्रुवांश ने उसे याद दिलाया। वो मिठाई, सिर्फ 2 मिठाई के लिए आपने अपने एक लौते भाई को बेच दिया था, वो भी उस मिठाई वाले को जो बच्चों से काम करवाता था। वो तो शुक्र मनाओ बड़ी माँ का जो सही टाइम पर आ गई, वरना आज मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि किसी मिठाई की दुकान पर मिठाइयां बना रहा होता। इरा का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। वो थोड़ी झेप गई। उफ, इसे वो भी याद है। इसकी याददाश्त है या कंप्यूटर? वो तुरंत डैमेज कंट्रोल करने लगी। हाँ तो बच्चे थे ना हम, बिजनेस करना सीख रही थी मैं। और वैसे भी उसके बाद तो पक्का मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। ध्रुवांश अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर का सारा पुराना दर्द, सारी बेइज्जती बाहर आ रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, जब मैं 10 साल का हुआ तब आपने मुझे बिठाकर बड़े प्यार से आंखों में आंसू लाकर समझाया था कि रुद्र, तुम हमारे सगे नहीं हो, हम तुम्हें जंगल में कचरे के ढेर के पास से उठा के लाए हैं। ध्रुवांश की आवाज भड़ाई। मैं हफ्तों कोने में बैठकर रोता रहा था, इसी डर से कि कहीं आप मुझे वापस उस कचरे के ढेर में न छोड़ाओ। मैंने आपके सारे काम किए, आपके पैर दबाए, आपको पंखा किया, आपके लिए पानी लाया। मैंने एक नौकर की तरह काम किया दी और आप पीछे मुड़ मुड़ कर हंसती थीं। इरा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। अरे यार, मैं सच में इतनी कमी नहीं थी क्या? बेचारा बच्चा, मैंने तो इसका बचपन ही क्राइम कंट्रोल का एपिसोड बना दिया था। फिर भी हार मानना इरा की डिक्शनरी में नहीं था। उसने एक और कोशिश की, जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए हंसी। अच्छा बाबा सॉरी, मान लिया थोड़ी बात शैतानी की थी, लेकिन वो तो बचपन था ना।
उसके बाद तो पक्का मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। ध्रुवांश अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर का सारा पुराना दर्द, सारी बेइज्जती बाहर आ रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, जब हम मछली पकड़ने के लिए गए थे, याद है आपको? ध्रुवांश ने उसे घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। आपने मुझ में रस्सी बांधी थी। आपने मुझे, अपने भाई को तालाब में फेंक दिया था ताकि बड़ी मछली मुझे चारा समझकर खाने आए और आप उसे पकड़ सको। कौन सी बहन अपने भाई को चारा बनाती है दी? मुझे बताओ, कौन करता है ऐसा? हीरा अब तो पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो चुकी थी। उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसने अपने हाथ हवा में उठाए जैसे पुलिस के सामने सरेंडर कर रही हो। ठीक है, बस करो, रुलाऊं जी क्या? मान लिया मैंने कुछ छोटी मोटी गलतियां की थी। मैं थोड़ी ज्यादा शैतान थी। फिर उसने ध्रुवांश की आंखों में देखा और एक ऐसा अजीबोगरीब तर्क दिया जो सिर्फ एक गॉड या बेहद ढीठ बहन ही दे सकती है। उसने कंधे उचकाकर कहा, लेकिन सुनो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बुद्धू, हम दोनों ही जन्म से गॉड थे। कोई जानवर, हलवाई या पानी तुम्हें कैसे मार सकता था? तुम अमर थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर ली, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसमें इतना मुंह फुलाने वाली क्या बात है? मरे तो नहीं ना तुम? देखो, जिंदा खड़े हो। ध्रुवांश बस उसे देखता रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तर्क सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो अपना सिर दीवार पर मारे या इरा के चरणों में गिर जाए। हंसी मजाक का वो दौर अचानक थम गया। जो हवा अभी तक इरा की शरारतों और ध्रुवांश की शिकायतों से हल्की हो गई थी, वो अब फिर से भारी होने लगी। एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच पसर गई। ऐसी खामोशी जो अक्सर तूफान के बाद आती है, जब शोर थम जाता है और दिल की असली बात जुबां पर आने को बेताब होती है। इरा ने ध्रुवांश को देखा। उसकी आंखों से शरारत अब गायब हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ एक बहन का दर्द था। उसने धीमी आवाज में जैसे अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, रुद्र, तुम सच में मुझसे नफरत करते हो ना? तुम्हें सिर्फ वही बातें याद हैं जिनमें मैंने तुम्हें सताया, जिनमें मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? क्या मेरी कोई भी अच्छी याद तुम्हारे पास नहीं बची? इरा की आवाज में कंपन थी। ये सुनकर ध्रुवांश का सख्त चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों में एक हल्की फीकी सी मुस्कान तैर गई। वो उन पुरानी यादों के गलियारों में वापस गया जहां सिर्फ कांटे नहीं, फूल भी थे। नहीं हीरा दी, ध्रुवांश ने धीरे से कहा, मुझे याद है कि जब भी मैंने कोई गलती की, आपने उसे अपने सिर ले लिया ताकि मुझे डांटना पड़े। जब मुझे आसपास के बड़े बच्चों ने परेशान किया तो वो आप ही थीं जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा था कि फिर कभी उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद बड़ी माँ ने आपको सजा दी थी, लेकिन आपने उफ तक नहीं की। ध्रुवांश रुका। उसका गला भर आया था। जब मैं रोता था तो आप ही मुझे चुप कराती थीं। मैं एक डरपोक बच्चा था दी। वो आप ही थीं जिसने मुझे समझदार और बहादुर बनाया। लेकिन बोलते बोलते अचानक ध्रुवांश का सिर झुक गया। उसकी आवाज जो अभी तक आभार से भरी थी, अब भारी हो गई। उसमें एक पुराना गहरा दर्द उभर आया। उसने आगे बोल, लेकिन फिर आपने डैड को मुझसे दूर कर दिया। ध्रुवांश ने नजरें उठाकर इरा को देखा। उसकी आंखों में शिकायत और सवाल दोनों थे। वो कभी घर आते ही नहीं थे, और अगर आते भी थे तो या तो वो बड़ी माँ के साथ होते थे या फिर आपके साथ। मेरी माँ और मुझे उन्होंने कभी वक्त देना जरूरी ही नहीं समझा। हम उनके लिए जैसे वजूद ही नहीं रखते थे। ये सुनते ही इरा का चेहरा उतर गया। वो जानती थी कि ये घाव कितना गहरा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हवा में एक चुटकी बजाई। चुटकी की आवाज गूंजी और दुनिया बदल गई। टूटे हुए खंडहर, मलबा और जंगल गायब हो गए। अगले ही पल ध्रुवांश और इरा एक शानदार डाइनिंग टेबल के आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे थे। भाप निकल रही थी, लेकिन खाने की इच्छा किसी को नहीं थी। इरा ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट भरा और ध्रुवांश की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, रुद्र, तुम सच्चाई नहीं जानते इसलिए ऐसा भूल रहे हो। तुम्हें लगता है कि पिताजी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हें पता है तुम अभी पिताजी से जितनी नफरत करते हो, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं करती थी, तब जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ध्रुवांश चौंक गया। उसे लगा नहीं था कि इरा के दिल में भी नफरत हो सकती है। इरा की नजरें यादों में खो गईं, जैसे वो पुराने वक्त को देख रही हो। मैंने अपनी माँ और तुम्हारी माँ को पिताजी की याद में तड़पते हुए देखा है रुद्र। मैं 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। मैं बस लोगों से उनके किस्से सुनती थी। वो कितने महान हैं, कितने ताकतवर हैं। स्कूल में जब मैं किसी को बोलती कि वो मेरे पिता हैं, तो सब मुझ पर हंसते थे। कोई भरोसा नहीं करता था। उस वक्त वो सुप्रीम गॉड नहीं बने थे। उसने गहरी सांस ली, जैसे उस दर्द को दोबारा जी रही हो। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि मेरी अपनी शक्तियों ने मेरे गुस्से को हथियार बना लिया। मेरे अंदर एक ऐसी स्किल जागृत हुई जिससे मैं वक्त में आगे और पीछे जा सकती थी। और जानते हो मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि मैं अतीत में जाऊंगी, जब पिताजी कमजोर थे, जब वो सिर्फ एक इंसान थे और मैं उन्हें जान से मार दूंगी।
ध्रुवान सन्न रह गया। उसकी बहन अपने ही पिता को मारने रही थी। ईरा ने आगे कहा, मैं वहां पहुंच भी गई थी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो हाथ रुक गए। मैंने देखा कि वो हर रोज मेहनत करते थे, लोगों की मदद करते थे, अपनों की खुद की जान से भी ज्यादा परवाह करते थे। वो मेरी माँ के उस वक्त कमजोर थे, लेकिन उनको बचाने के लिए जान भी खतरे में डाल देते थे। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो मजे नहीं कर रहे थे रुद्र, वो एक अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहे थे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं समझ गई कि मैं गलत थी। ईरा की आवाज अब नरम पड़ गई। पिताजी हमारी माँ के गॉड बनने के काफी समय बाद गॉड बने, और तुम अच्छे से जानते हो कि गॉड सिर्फ गॉड रेल्म में रह सकते हैं और इंसान सिर्फ इंसानी दुनिया में। जब पिताजी गॉड बने तो वो गॉड रेल्म में आए और हमें ढूंढा, और जहां तक मुझ पर ज्यादा ध्यान देने की बात है, वो पक्षपात नहीं था। मेरे पास समय और स्पेस की कुछ ऐसी खतरनाक शक्तियां थीं जिन्हें अगर सही वक्त पर कंट्रोल ना किया जाता तो शायद मैं खुद को ही खत्म कर लेती। वो मेरी जान बचा रहे थे रुद्र। ये सुनकर ध्रुवांश के अंदर का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन दिल का जख्म इतनी आसानी से नहीं भरता। उसने खुद को शांत किया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन फिर भी मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज जिस हालत में मैं हूं, यहां फंसा हुआ हूं, ये सब उन्हीं की वजह से है। पता नहीं वो मुझसे चाहते क्या है। ईरा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानती हूं, मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें वापस जिंदा कर सकूं, वक्त में पीछे जाकर सब ठीक कर दूं, लेकिन हर बार एक अनजान और बेहद ताकतवर पावर मुझे रोक देती है। और इस मल्टीवर्स में पिताजी के सिवा ऐसा कौन है जो मेरी टाइम ट्रैवल की शक्ति को रोक सके? ध्रुवांश ने दांत पीसते हुए कहा। वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? वैसे ईरा दी, क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि मुझे क्यों मारा गया? मुझे ईशान ने खंजर मारा था। वो खंजर उसे कैसे मिला? वो खंजर असुरा रिल्म का था, जहां के सुप्रीम गॉड हमारे दादाजी हैं। वो खंजर 7th यूनिवर्स में कैसे आया? ईरा कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। इसका मतलब साफ है, तुम्हें मारने की साजिश में जिसका हाथ है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पिताजी खुद अपने हाथों से नहीं मारना चाहते, या शायद मार नहीं सकते। वो चाहते हैं कि उस दुश्मन का सामना तुम खुद करो। ध्रुवांश अब और उलझनों में नहीं पड़ना चाहता था। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे अब आप यहां से बाहर निकालो, मुझे जाना है। ईरा पहले तो हैरान हुई कि उसका भाई इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वक्त को ज्यादा देर तक रोके रखना और रुद्र को यहां रखना ठीक नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन हो रहा था। वो खड़ी हुई और ध्रुवांश को देखते हुए बोली, तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर होगा कि मैं यहां इस यूनिवर्स में क्यों और कैसे हूं। तो सुन लो, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे पास टाइम ट्रैवल की पावर है। मैं तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर देख और बदल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें इस दुनिया में एक दिन एक सेना की जरूरत होगी। इसलिए मैं अतीत में गई और मैंने ये ब्लड सेक्ट बनाया ताकि ये भविष्य में तुम्हारे काम आ सके। ईरा के चेहरे पर एक गंभीर छाया आ गई। लेकिन ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि कोई ताकतवर शख्स, वो मेरी और तुम्हारी सबकी जानकारी रखता है। वो जरूर कोई गॉड रेलम से होगा। किसी आम इंसान का एक गॉड से पंगा लेना मुश्किल है। वो जो भी है, वो नहीं चाहता कि ब्लड सेक्ट की ताकत कभी तुम्हारे हाथ लगे। वो नहीं चाहता कि तुम पावरफुल बनो और वापस गॉड की दुनिया में आ जाओ। इसलिए उसने मेरे बनाए इस सेक्ट को तबाह कर दिया। लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अभी भी 20,000 लोग बचे हैं जो वफादार हैं। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ध्रुवांश ने मन ही मन ये जानकारी नोट कर ली। तो मेरा यहां आना इत्तेफाक नहीं था, उसने सोचा। मुझे अभी के लिए उस शख्स को ढूंढना है जो इंसानों को मॉन्स्टर बना रहा है। वहीं से मुझे सुराग मिलेगा कि मेरी मौत के पीछे कौन था। तभी ईरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में एक काले रंग का क्रिस्टल प्रकट हुआ जिसमें से अजीब सी तरंगें निकल रही थीं। ये लो रुद्र, ईरा ने वो क्रिस्टल ध्रुवांश की हथेली पर रखते हुए कहा। यह स्पेस क्रिस्टल है। इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम स्पेस एलिमेंट में मास्टर हो जाओगे। तुम स्पेस को चीर सकोगे। ध्रुवांश ने बिना कोई सवाल किए उसे ले लिया। ये उसके बहुत काम आने वाला था। ईरा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विदाई का दुख था। अपना ख्याल रखना मेरे भाई, बाय। और इससे पहले कि ध्रुवांश कुछ कह पाता, वो गायब हो गई। जैसे ही ईरा गई, डाइनिंग टेबल और वो मायावी दुनिया गायब हो गई। ध्रुवांश वापस उसी टूटे हुए खंडहर में खड़ा था, असली दुनिया में। उसने तुरंत वो स्पेस क्रिस्टल अपनी स्टोरेज रिंग में रखा। उसके दिमाग में एक प्लान तैयार था। उसने अपनी उंगलियां घुमाईं और अपनी आधी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपना एक हूबहू क्लोन बनाया। उसने क्लोन के चेहरे पर जैक का दिया हुआ गोल्डन मास्क पहनाया और अपनी कलाई से टेलीपोर्ट वॉच उतारकर उसे दे दी। तुम्हें मूनलाइट रेल्म जाना है, ध्रुवांश ने अपने ही प्रतिरूप को आदेश दिया। वहां डेविल बनकर रहो, जो करना है करो, बस ध्यान रहे कि कबीर को पता न चले कि डेविल ही ध्रुवांश है। जल्दी जाओ। क्लोन ने सिर हिलाया। वे दोनों एक ही थे,
एक जैसा दिमाग, एक जैसी सोच। क्लोन तुरंत वॉच का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो गया। और तभी वक्त फिर से चलने लगा। जो हवा रुकी हुई थी वो फिर से बहने लगी। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता जमीन पर आ गिरा। आग की लपटें फिर से नाचने लगीं। सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आयत, जो अभी तक ध्रुवांश को ही देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन आत्मा एक सेकंड के लिए कहीं और थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं, ये न समझ पाते हुए कि वक्त के इस खेल में क्या बदल गया है। लेकिन ध्रुवांश की आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नए मकसद की चमक। धुआं अभी भी पूरी तरह छटा नहीं था। ब्लड सेक्ट, जो कभी एक अभेद्य किला हुआ करता था, अब ईंट और पत्थर के मलबे में तब्दील हो चुका था। जहां कल तक हजारों लोगों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा के साएं साएं करने की आवाज थी। आयत और ध्रुवांश महल के बाहर खड़े होकर इस तबाही का मंजर देख रहे थे। आयत की नजरें अपने पूर्वजों की विरासत पर टिकी थीं, जो अब धूल में मिल चुकी थी। उसका दिल बैठता जा रहा था। एक शासिका के रूप में ये उसका सबसे बुरा सपना था। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। मैं ये सब दोबारा कैसे बनाऊंगी? हमारे पास ना तो कारीगर बचे हैं जो इन जादुई इमारतों को फिर से खड़ा कर सकें, ना ही खजाना बचा है। और सबसे बड़ी बात, खाना। 20,000 लोग बचे हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? उसकी आंखों में बेबसी थी। वो अंदर से टूट रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर उसने वही सख्त भाव बनाए रखे थे जो एक लीडर को शोभा देते हैं। दूसरी तरफ ध्रुवांश भी उसी मलबे को देख रहा था। उसे दुख था, जरूर था, क्योंकि तबाही कभी भी सुंदर नहीं होती। लेकिन एक योद्धा और एक रणनीतिकार के रूप में उसे इस मलबे के नीचे एक सुनहरा अवसर भी दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये 20,000 लोग, ये साधारण लोग नहीं हैं। ये ब्लड सेक्ट के कल्टीवेटर्स हैं। अगर ये मेरी सेना में शामिल हो जाएं, अगर ये मेरे साथ आ जाएं, तो मैं किसी भी साम्राज्य, यहां तक कि एक पूरी कंट्री को भी टक्कर दे सकता हूं। ध्रुवांश ने तिरछी निगाहों से आयत को देखा, उसके चेहरे की लकीरों को पढ़ा। वो समझ गया कि अब बात करने का सही वक्त है। उसने खामोशी तोड़ते हुए अपनी आवाज में एक गहरा भरोसा भरते हुए कहा, मैं आपकी खामोशी पढ़ सकता हूं आयत। मैं समझ रहा हूं कि आप इस वक्त किस तूफान से गुजर रही हैं। आयत ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। ध्रुवांश ने आगे कहा, लेकिन आपकी इस बड़ी प्रॉब्लम का मेरे पास एक छोटा सा मगर सॉलिड सॉल्यूशंस है। क्या आप में से कोई डीमन लॉर्ड के बारे में जानता है? डीमन लॉर्ड? ये शब्द सुनते ही आयत की भौहें तन गईं। उसने हैरानी से ध्रुवांश को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये कौन है? हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना। ध्रुवांश उसके हाव भाव देखकर समझ गया कि मूनलाइट रेल्म की खबरें अभी तक ब्लड सेक्ट की 4 दीवारी के अंदर नहीं पहुंची हैं। वो कुछ समझाने ही वाला था कि तभी पीछे खड़े एल्डर रैल, जो अब तक सिर झुकाए खड़े थे, एक कदम आगे आए। एल्डर रैल एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके पास दुनिया की खबरों का नेटवर्क था। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए लेकिन सम्मान के साथ कहा, मलिका, गुस्ताखी माफ करे बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं डीमन लॉर्ड के बारे में जानता हूं। आयत ने रैल की ओर देखा। आप क्या जानते हैं एल्डर? रैल ने गला साफ किया और बताया, जब आप अपनी कल्टीवेशन कर रही थीं और बाहरी दुनिया से आपका संपर्क टूटा हुआ था, तभी हमें जासूसों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली थी। यहां से दूर जंगल के उत्तरी पूर्वी इलाके में एक नया साम्राज्य बना है। लोग उसे मूनलाइट रेल्म कहते हैं। रैल की आवाज में एक डर मिश्रित आदर था। वहां का राजा कोई इंसान है या डीमन ये नहीं पता, लेकिन उसका नाम डेविल है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने जंगल के सभी डेमी ह्यूमंस को एक झंडे के नीचे एकजुट कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रैल एक पल के लिए रुके, जैसे अपनी ही बात पर यकीन ना हो रहा हो। खबर यह भी है कि खूंखार हेल डेमन्स भी उसके इशारों पर नाचते हैं। ये सुनते ही आयत की आंखों में अविश्वास तैर गया। क्या? हेल डेमन्स? वो चौंक उठी। एल्डर, क्या आप अपने होशो हवास में हैं? वो हेल डेमन्स, वो तो ऐसी जिद्दी जीव है जो मौत को भी खातिर में नहीं लाते, जिनका सर आज तक किसी के आगे झुका तक नहीं, और जिस कौम का अपना कोई बादशाह नहीं, भला उन पर और कोई हुकूमत कैसे चला सकता है? ये तो सरासर नामुमकिन है। आयत ने ध्रुवांश की ओर देखा,
जैसे उससे पुष्टि चाह रही हो। यकीनन वो कोई मामूली हस्ती नहीं हो सकता। वो जरूर किसी बेपनाह शक्ति और रुतबे का मालिक होगा, वरना हेल डेमन्स यूं ही किसी की गुलामी या जी हुजूरी कबूल नहीं करते। ध्रुवांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जिसकी बात कर रहे थे वो डेविल कोई और नहीं बल्कि खुद ध्रुवांश ही तो था। उसने बड़ी गंभीरता का नाटक करते हुए हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल कि उसने अपनी असली ताकत आज तक किसी के सामने नहीं दिखाई, और यकीन मानिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। ध्रुवांश ने जिस विश्वास के साथ ये कहा, उसे सुनकर तीनों एल्डर्स और आयत सन रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़का एक पावरफुल तलवार चलाने के साथ साथ उस रहस्यमयी डेविल को भी जानता है। इसकी पहुंच आखिर कहां तक है? ध्रुवांश ने लोहे को गर्म देखकर हथौड़ा मारा। मैंने मूनलाइट रेल्म देखा है मलिका, वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। वहां सुरक्षा है, संसाधन है, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई भी आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर आप लोग चाहें तो हम ब्लड सेक्ट को वहां दोबारा बसा सकते हैं। मैं डेविल से बात कर लूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। आयत का स्वाभिमान बीच में आ गया। वो एक रानी थी, किसी के राज्य में शरण लेना उसे गवारा नहीं था। वो मुंह खोलकर ना कहने ही वाली थी कि एल्डर रैल ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। रैल ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मलिका, जज्बात में आकर फैसला मत लीजिए, एक बार अपने लोगों की तरफ देखिए। रैल ने मलबे की ओर इशारा किया। ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है। हमारे पास न दीवारें हैं, न छत है, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जैसे ही उन दानवों के साथियों को पता चलेगा कि उनका कमांडर मारा गया है, वो बदला लेने जरूर आएंगे। और इस बार रैल ने ध्रुवांश की तरफ देखा। अगर मास्टर ध्रुवांश यहां नहीं हुए तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हमारे 20,000 लोग बिना लड़े मारे जाएंगे। रैल की कड़वी सच्चाई ने आयत को हिलाकर रख दिया। उसका स्वाभिमान उसके लोगों की जान से बड़ा नहीं था। वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। माहौल थोड़ा भारी हो गया था। ध्रुवांश ने सोचा कि अब माहौल को थोड़ा हल्का करने का वक्त आ गया है। उसने आयत को देखते हुए कहा, वैसे आपको लगता है ना कि मैंने आज आपकी बहुत मदद की है? आयत ख्यालों से बाहर आई। उसने और तीनों एल्डर्स ने एक साथ पूरे दिल से हाँ में सर हिलाया। बेशक आयत, अगर आप न होते तो आज ब्लड सेक्ट का नामो निशान मिट चुका होता। ध्रुवांश ने कंधे उचकाए और एक व्यापारी वाली मुस्कान के साथ कहा, तो बस उस मदद के बदले में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, एक छोटा सा इनाम। आयत हल्की सी मुस्कुराई। उसे लगा शायद वो कोई टेक्निक या खजाना मांगेगा। बिल्कुल मांगिए, वैसे तो हमारे पास देने को कुछ बचा नहीं है, सब कुछ राख हो गया है। लेकिन अगर हमारे पास वो चीज हुई जो आप चाहते हैं तो हम जरूर देंगे, यह हमारा वादा है। ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और उस मूर्ति की ओर इशारा किया। वहां पत्थरों के बीच भारी भरकम सुनहरी छड़ पड़ी थी, वही छड़ जो असल में ध्रुवांश की डिवाइन तलवार का हैंडल थी। मुझे वो चाहिए, ध्रुवांश ने कहा, वो हैंडल। सभी की नजरें उस दिशा में घूमी। एल्डर रैल और बाकी दोनों एल्डर हैरान थे। एल्डर रैल तो परेशान होकर आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन आयत ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आयत की आंखों में एक शरारत और चेतावनी दोनों थीं। आपको वो क्यों चाहते हैं? आयत ने हैरानी से पूछा। क्या आपको इस बात का इल्म भी है कि वो चीज आखिर है क्या? सदियां गुजर गईं, जमाने बदल गए, मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसका वजन इतना बेहिसाब है कि हमारे कबीले के बड़े बड़े योद्धा अपनी पूरी ताकत आजमाने के बाद भी उसे हिलाने में नाकाम रहे। ये सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी चौड़ी मुस्कान फैल गई। अच्छा, उसने एक चुनौती भरे अंदाज में पूछा। और अगर मैंने उसे उठा लिया तो? माहौल में अचानक एक अजीब सा करंट दौड़ गया। ये अब सिर्फ एक मांग नहीं, एक चुनौती बन गई थी। आयत, जो अपने हुस्न और ताकत के लिए जानी जाती थी, ध्रुवांश के इस आत्मविश्वास को देखकर रोमांचित हो उठी। वो धीरे धीरे एक शिकारी की तरह चलते हुए ध्रुवांश के करीब आई, इतने करीब कि ध्रुवांश उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। आयत ने अपनी पलकें झपकाईं और उसे छेड़ने के अंदाज में अपनी आवाज को मखमली और धीमा करते हुए कहा, अगर आप उसे सच में हासिल कर लेते हैं। वो थोड़ा और झुकी। उसके होंठ ध्रुवांश के कान के पास थे। तो हम वो करेंगे जो आप चाहेंगे। ये वाक्य सिर्फ एक वादा नहीं था, इसमें एक नशा था। आयत की अदा इतनी कातिलाना थी कि पीछे खड़े तीनों एल्डर्स को अचानक खांसी आने लगी। एल्डर रैल ने तुरंत आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे वहां कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो।
दूसरे एल्डर ने अपने पैरों की जूती को घोरना शुरू किया और तीसरे ने तो पूरा का पूरा पीछे मुड़ जाना ही बेहतर समझा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बने। एल्डर्स की इस हरकत पर ध्रुवांश को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। वो मुस्कुराते हुए आयत से थोड़ा पीछे हटा, पलटा और उस बड़े पत्थर की ओर बढ़ा। उसकी नजरें अब सिर्फ उस सुनहरी छड़ पर थीं। वो हैंडल अपने मालिक को पुकार रहा था और उसका मालिक उसे लेने आ रहा था। क्या आयत अब ध्रुवांश को अपना लेता मान लेगी? कमेंट में जरूर बताएं। आपने तो कमेंट करना ही बंद कर दिया है। ध्रुवांश की नजरें उस विशाल पत्थर पर टिकी थीं, जिसके ऊपर वो रहस्यमयी सुनहरी छड़ पड़ी थी। वो छड़ हल्की चमक रही थी, जैसे किसी सोए हुए इतिहास का एक टुकड़ा हो। आयत को पूरा यकीन था कि ध्रुवांश उस छड़ को हिला भी नहीं पाएगा। उसकी नजर में वो छड़ कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं थी। वो ब्लड सेक्ट की सबसे पवित्र और शक्तिशाली धरोहर थी। आयत का मानना था कि उस छड़ में इतनी दिव्यता और वजन है कि उसे उठाने का हक और ताकत सिर्फ उस देवी के पास है जिसकी वो मूर्ति थी। कोई इंसान, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली कल्टीवेटर क्यों ना हो, उसे छूने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। यही सोचकर एक निश्चिंत मुस्कान और थोड़े अहंकार के साथ आयत ने ध्रुवांश को ये चुनौती दे दी थी। उसे लगा था कि ध्रुवांश अपनी जिद में आगे बढ़ेगा, नाकाम होगा और फिर चुपचाप उसकी बात मान लेगा। लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर ना तो घबराहट थी, न ही कोई संकोच। वो धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ उस बड़े पत्थर की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी अनजान खतरे की ओर नहीं, बल्कि अपनी ही किसी भूली बिसरी चीज को वापस लेने जा रहा हो। पीछे खड़े तीनों एल्डर्स की सांसें अटकी हुई थीं। वे आंखें फाड़कर देख रहे थे। एल्डर रेल ने अपने जीवन में कई योद्धा देखे थे, लेकिन ऐसा पागलपन कभी नहीं देखा था। ये लड़का जानता भी है कि वो क्या कर रहा है। वो उस घेरे में जा रहा है जहां हवा भी भारी हो जाती है। सब यही सोच रहे थे कि ध्रुवांश अभी कुछ कदम और चलेगा और फिर अदृश्य दबाव, प्रेशर उसे घुटनों पर ला देगा। जैसे जैसे ध्रुवांश उस छड़ के करीब जा रहा था, आयत के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। उसकी जगह चिंता ने ले ली। वो जानती थी कि उस पत्थर के आसपास एक भयानक ऊर्जा का क्षेत्र है जो किसी की भी हड्डियों का चूरा बना सकता है। उसने जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी। उसकी आवाज में डर साफ था। अब वहीं रुक जाएं, उसके करीब बच जाएं। वहां बहुत ताकतवर ऊर्जा का दबाव है, वो खौफनाक दबाव आपको कुचल देगा। फौरन पीछे हट जाएं। आयत की चेतावनी फिजाओं में गूंज गई, लेकिन ध्रुवांश के कदमों की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उसके चेहरे का रंग तक नहीं बदला। आखिर बदलता भी कैसे? वो सुनहरी छड़, वो ऊर्जा, वो दबाव, वो सब कुछ उसी का तो था। वो उसकी अपनी ही तलवार का हिस्सा थी। क्या कभी अपनी ही सांसें इंसान का गला घोंट सकती हैं? क्या कभी अपनी ही रूह इंसान को चोट पहुंचा सकती है? वो ऊर्जा उसे पहचानती थी। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसका स्वागत कर रही थी। ध्रुवांश के हर एक बढ़ते कदम के साथ वहां मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो रही थीं। धक 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 धक। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। आयत की नजरें ध्रुवांश पर जमी थीं। उसका शरीर तनाव में था। वो तैयार थी कि जैसे ही ध्रुवांश को झटका लगेगा, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने के लिए दौड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुवांश चलता गया। वो उस अदृश्य दीवार को चीरता हुआ बड़े आराम से उस बड़े पत्थर के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शाम की सैर कर रहा हो, ना कि किसी जानलेवा ऊर्जा क्षेत्र में खड़ा हो। ये दृश्य देखकर ही सबको एक जबरदस्त झटका लगा। एल्डर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे संभव है? वो दबाव उसे महसूस क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ध्रुवांश यहीं नहीं रुका। इतना काफी नहीं था। उसने बिना एक पल की देरी किए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हरकत इतनी सहज थी जैसे कोई अपने घर की मेज से पानी का ग्लास उठा रहा हो। उसने उस सुनहरी छड़ को पकड़ लिया। आयत का दिल उसके गले में आ गया। वो चीख पड़ी, बस कीजिए, रुक जाएं। आप फौरन उस जगह से दूर हो जाइए। समझिए मेरी बात। अगर आप नहीं हटे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वो शापित है। लेकिन तभी ध्रुवांश ने अपनी गर्दन घुमाई और आयत की तरफ देखा। उसके होठों पर एक खतरनाक लेकिन बेहद आकर्षक मुस्कान खिल गई। उसने छड़ पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक झटके में शू, उसने उस भारी भरकम सदियों से जमी हुई छड़ को हवा में उठा लिया। न जमीन हिली, न आसमान फटा और न ही ध्रुवांश को कोई झटका लगा। वो छड़, जिसे हिलाना तो दूर, छूना भी मौत को दावत देना माना जाता था, अब ध्रुवांश के हाथ में एक खिलौने की तरह झूल रही थी।
ये मंजर देखकर ब्लड सेक्ट के एक एक इंसान की रूह कांप गई। 20,000 लोग जो दूर से ये देख रहे थे पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। ये उनकी समझ से परे था। ये चमत्कार था या तबाही की शुरुआत। ध्रुवांश के चेहरे पर जीत की चमक थी। वो उस सुनहरी छड़ को हाथ में घुमाता हुआ बड़े इत्मीनान से वापस आयत की ओर बढ़ने लगा। उसके हर एक कदम के साथ उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। वो आयत के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच बमुश्किल कुछ इंच का फासला था। उसने वो छड़ आयत की आंखों के सामने लहराई और अपनी गहरी भारी आवाज में कहा, मैं जीत गया मिस मालिका। आयत सन्न थी। वो ध्रुवांश की आंखों में देख रही थी, उन आंखों में जहां ना तो 1% डर था, न दर्द और न ही थकान। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, ये काम उसके लिए बच्चों का खेल था। वो उस लड़के को देख रही थी जिसे उसने चुनौती दी थी, और आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी ध्रुवांश के कानों में एक आवाज पड़ी, कड़कड़ कड़कड़। ये आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। ध्रुवांश ने तुरंत उस सुनहरी छड़ को अपनी स्टोरेज रिंग में गायब किया और पीछे पलटा। उसकी नजर और उसके साथ ही सबकी नजर उस दिशा में गई जहां देवी इरा की मूर्ति खड़ी थी, या यूं कहे कि जहां वो खड़ी थी उस बड़े से पवित्र पत्थर और देवी इरा की उस खूबसूरत मूर्ति पर दरारें पड़ रही थीं। मकड़ी के जाल की तरह दरारें तेजी से फैलती गईं। कड़क एक तेज आवाज आई और देखते ही देखते वो सदियों पुरानी मूर्ति और वो पवित्र पत्थर दोनों भर-भरा कर गिर पड़े। वे सिर्फ टूटे नहीं बल्कि नष्ट हो गए। उनके इतने बारीक टुकड़े हो गए कि अब ये पहचानना भी मुश्किल था कि वहां कभी कोई मूर्ति थी भी या नहीं। धूल का एक गुबार उठा और हवा में मिल गया। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर शोर शुरू हुआ। दूर खड़े सेक्ट के लोगों और शिष्यों में काना फूसी का तूफान आ गया। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। ये क्या हो गया? एक शिष्य घबराते हुए बोला, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। देवी की मूर्ति टूट गई। ये बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। ये तबाही का इशारा है। देवी हमसे रुष्ट हो गई हैं। हमने एक बाहरी खोज पवित्र स्थान पर जाने दिया, इसलिए देवी ने अपना स्थान छोड़ दिया। अब हमारा क्या होगा? अब हम सब मारे जाएंगे। पूरी भीड़ में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सेक्ट के अंत का ऐलान है। लेकिन इस शोर शराबे और डर के माहौल में 4 लोग बिल्कुल शांत थे। नहीं, शांत नहीं, बल्कि हैरान और गंभीर थे। एल्डर रैल, बाकी दोनों एल्डर्स और आयत। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ थी, जैसे कोई पुरानी पहेली आज सुलझ गई हो। एल्डर रैल ने धीरे से आयत की तरफ देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक थी, एक सवाल और एक इशारा। उन्होंने दबी हुई आवाज में पुकारा, मलिका। आयत ने अपनी नजरें मलबे के ढेर से हटाई नहीं। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का सागर था। उसने रैल की बात को बीच में ही काटते हुए एक ठोस और सधी हुई आवाज में कहा, हाँ एल्डर, मैं समझ गई हूं। ध्रुवांश जो उनके पास ही खड़ा था, भीड़ के डर और एल्डर्स के इस अजीब शांति को देख रहा था। वो एक अनुभवी योद्धा था। वो उनके चेहरे के भावों को पढ़कर इतना तो समझ ही गया था कि मूर्ति का टूटना इनके लिए कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसका इन्हें शायद इंतजार था, या कम से कम जिसका इन्हें पहले से पता था। आयत की चेतना उसे अतीत में खींच ले गई। उसे अपनी माँ का वो आखिरी वक्त याद आया। वो कमरा, वो धीमी रोशनी और बिस्तर पर लेटी हुई उसकी माँ। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आखिरी सांसों के साथ उसे एक राज बताया था। वो आवाज आज भी आयत के कानों में गूंज रही थी। आयत, मेरी जान, ये एक ऐसा राज है जो हर मलिका अपनी बेटी को और हर सुल्तान अपने बेटे को बताता आया है। वही मैं भी तुम्हें बता रही हूँ। इसे बहुत गौर से सुनना। आयत की यादों में वो मंजर घूम गया जब उसकी माँ ने उस मूर्ति की तरफ इशारा किया था। ये जो हमारी देवी की मूर्ति है, ये यहाँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं है। ये यहाँ एक खास मकसद से है। हमारा इस ब्लड सेक्ट का पूरा वजूद ही उस मकसद से जुड़ा हुआ है। बेटा, जिस दिन ये मूर्ति टूट जाए, उस दिन खौफजदा मत होना, उस दिन अफसोस मत करना। आयत की माँ ने आयत का चेहरा अपने हाथों में लिया। बस ये समझ लेना कि जो उस मूर्ति को तोड़ेगा या जिसकी वजह से ये मूर्ति टूटेगी, वही वो शख्स है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। तुम्हें और पूरे सेक्ट को बिना किसी सवाल के उसी का साथ देना है। क्योंकि याद रखना आयत, इस मूर्ति को कोई मामूली ताकत नहीं तोड़ सकती। ये तब टूटेगी जब ये खुद चाहेगी, जब इसका असली वारिस आ जाएगा। यादों का वो तूफान थम गया।
आयत वर्तमान में लौट आई। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और ध्रुवांश को देखा। आयत के दिल में अब कोई शक नहीं था। डर की जगह अब श्रद्धा और एक नई उम्मीद ने ले ली थी। उसने ध्रुवांश को देखते हुए अपने होठों के बीच धीरे से बुदबुदाया, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो और खुद ही जवाब दे रही हो। तो क्या मेरा और ब्लड सेक्ट का असली मकसद ध्रुवांश का साथ देना है? हवा का रुख बदल चुका था। ब्लड सेक्ट की तबाही एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और महान यात्रा की शुरुआत थी, और उस यात्रा का सारथी अब उनके सामने खड़ा था। क्या आयत अब ध्रुवांश को अपना नेता मान लेगी? और क्या भीड़ इस अपशगुन को एक नए वरदान के रूप में स्वीकार कर पाएगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर है। धूल अब भी हवा में थी, लेकिन आयत के दिमाग में जो तूफान चल रहा था वो उस मलबे से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो अभी भी उस जगह को देख रही थी जहां कुछ पल पहले तक देवी की मूर्ति थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वो ब्लड सेक्ट की मलिका थी, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी बिखरी हुई लतों को कान के पीछे किया और ध्रुवांश की ओर देखा। उसकी आवाज में एक शाही गरिमा थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मिठास भी, जो शायद ध्रुवांश की जीत का असर थी। ठीक है, आयत ने धीरे से कहा, आप जीत गए, और ये बात जान लीजिए कि ब्लड सेक्ट की मलिका अपनी जुबान से कभी नहीं फिरती। बताएं, क्या ख्वाहिश है आपकी? हमने कहा था कि मैं आपकी एक बात मानूंगी, तो मांगिए, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर वो पुरानी जानी पहचानी शरारत लौट आई। वो धीरे धीरे आयत की ओर बढ़ा। उसके कदमों में एक शिकारी जैसी चाल थी। वो आयत के बेहद करीब आकर रुका, इतना करीब कि आयत उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। उसने अपनी आवाज को जानबूझकर धीमा और भारी किया, एक ऐसा सेडक्टिव टोन जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सच में? उसने आयत की आंखों में गहराई से झांकते हुए फुसफुसाया, मैं कुछ भी मांग सकता हूं। ध्रुवांश का ये अंदाज, उसकी ये नजदीकी आयत जैसी शक्तिशाली कल्टीवेटर के लिए भी ये बहुत ज्यादा था। उसका शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उसके गाल अचानक कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा शायद ध्रुवांश उन्हें सुन लेगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, शायद डांटना चाहती थी, या शायद पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो बस बुत बनी खड़ी रही, जैसे सम्मोहित हो गई हो। दूर खड़े शिष्यों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन पीछे खड़े तीनों एल्डर्स के कान खड़े थे। ये सीन देखकर उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। तीनों ने एक साथ अपने सिर झुका लिए, मानो जमीन पर चींटियां गिन रहे हों, लेकिन उनकी झुकी हुई गर्दनों के पीछे उनके चेहरों पर एक दबी हुई मंद मंद मुस्कान थी। जवानी, उफ, ये जवानी। माहौल में रोमांस और टेंशन का मिक्सचर उबल ही रहा था कि तभी ध्रुवांश जोर से हंस पड़ा। वो पीछे हटा और नॉर्मल होते हुए बोला, अरे आप तो सच में घबरा गईं। रिलैक्स मिस मलिका, डोंट वरी, मैं वैसा कुछ नहीं मांग रहा जैसा आप सोच रही हैं। ध्रुवांश की हंसी ने उस जादू को तोड़ दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह सुनकर आयत के चेहरे पर वो राहत नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। इसके बजाय उसकी आंखों में एक हल्का सा साया लहरा गया, जैसे उसे थोड़ा बुरा लगा हो। क्या इन्होंने मजाक किया? मतलब ये मुझे उस तरह नहीं देखते। इंसानी दिल भी कितना अजीब होता है ना चाहते हुए भी चाहने लगता है। आयत ने तुरंत अपने जज्बातों पर काबू पाया और चेहरे पर एक प्यारी लेकिन थोड़ी जबरदस्ती वाली मुस्कान चिपका ली। तो उसने गला साफ करते हुए कहा, तो फिर बताएं क्या चाहते हैं आप? ध्रुवांश अब गंभीर हो गया। उसकी आंखों से मस्ती गायब हो गई और एक जिम्मेदार लीडर की चमक आ गई। मैं बस इतना चाहता हूं, उसने नरमी से कहा, कि आप मुझ पर भरोसा करें। अपने लोगों को लेकर मेरे साथ मूनलाइट रेल्म चलें। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और रही बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मैं वहां के राजा उस डेविड से बात करूंगा कि वो आपको आपकी शर्तों पर वहां रहने दे। ब्लड सेक्ट वहां दोबारा खड़ा होगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर आयत अवाक रह गई। उसे लगा था वो कोई कीमती खजाना मांगेगा या कोई टेक्निक, लेकिन उसने क्या मांगा? उसकी और उसके लोगों की सुरक्षा। आयत कुछ पल सोचती रही, फिर उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ध्रुवांश के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, इसके लिए आपको अपनी वो एक ख्वाहिश जाया करने की जरूरत नहीं। हम सभी चलेंगे आपके साथ। हम खुद उस डेविल से मिलेंगे। ये फैसला एक मलिका के तौर पर हमारा खुद का है, ये कोई इनाम नहीं। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, इसलिए आपका वो इनाम अभी भी बाकी है। आप चाहें तो अभी कुछ और मांग लें या फिर बाद के लिए बचा लें। क्या पता भविष्य में आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो सिर्फ हम दे सकें। ध्रुवांश भी मुस्कुराया। ये सौदा बुरा नहीं था। ठीक है, फिर मैं इसे फ्यूचर के लिए सेव कर लेता हूं।
वक्त आने पर सूद समेत मांगूंगा। आयत ने सहमति में सिर हिलाया और एल्डर रेल की ओर देखा। वो उन्हें आदेश देने ही वाली थी कि रेल ने पहले ही झुककर कहा, मैं समझ गया मलिका। रेल मुड़े और अपनी बुलंद आवाज में पूरी भीड़ को संबोधित किया, ब्लड सेक्ट के जाबाजों, मौजूदा हालात की नजाकत और आने वाले वक्त के संगीन खतरों को भांपते हुए हमारी मलिका ने यह फैसला लिया है कि हमें इस सरजमीन को अलविदा कहना होगा, तो अपनी कमर कस लीजिए। सुबह की पहली किरण फूटते ही हमारा काफिला यहां से कूच कर जाएगा। रेल ने समझदारी दिखाते हुए ये नहीं बताया कि वो डीमंस के इलाके में जा रहे हैं। सूरज अभी क्षितिज से झांक ही रहा था। आसमान में हल्का बैंगनी और नारंगी रंग बिखरा हुआ था। ब्लड सेट का काफिला निकल पड़ा था। ये कोई साधारण काफिला नहीं था। उनके पास घोड़े नहीं थे। उनकी बग्घियां कुछ डायनासोर जैसे दिखने वाले डीमंस खींच रहे थे। ये खूंखार डीमंस ब्लड सेट की गुप्त तकनीकों से काबू किए गए थे और आज वे पालतू बैलों की तरह चल रहे थे। बग्घियों में एल्डर्स, घायल शिष्य और ऊंचे पदों वाले लोग थे। सबसे आगे एल्डर रेल की बग्घी थी जो रास्ता दिखा रहे थे और उनके ठीक पीछे वो शाही बग्घी थी। काले रंग की भव्य बग्घी जिस पर ब्लड सेक्ट का निशान बना हुआ था। उसके अंदर मखमली गद्दों पर आयत बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें आसमान की तरफ थीं। क्योंकि बग्घी की छत पर ध्रुवांश लेटा हुआ था, वो अंदर बैठने के बजाय छत पर दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर आसमान को निहार रहा था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसे ये आज़ादी पसंद थी। अंदर बैठी आयत को छत से आती हल्की हल्की धमक महसूस हो रही थी। उसने छत की लकड़ी को घूरते हुए धीमी प्यार भरी आवाज में कहा, आप अंदर आकर क्यों नहीं बैठते? बाहर ठंड है और ये अजीब लगता है। छत से ध्रुवांश की लापरवाह आवाज आई, मुझे यहीं ठीक लग रहा है। खुली हवा, खुला आसमान, अंदर का माहौल बहुत फॉर्मल है। इसके बाद थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बग्घी के पहियों की गड़गड़ाहट और जानवरों के सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। तभी छत से ध्रुवांश की आवाज फिर आई। इस बार वो मजाकिया नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरा ठहराव था। आपको दुख हो रहा है ना इस जगह को छोड़ने का? आयत का दिल धक से रह गया। वो खिड़की से पीछे छूटते खंडारों को देख रही थी। उसने कहा भरी, उसने सच बोलने का फैसला किया। बुरा तो लग रहा है, यह हमारा घर था, हमारे पूर्वजों की निशानी, लेकिन हमें जानते हैं कि यही सही फैसला है। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। बस हमें हमारी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती तो शायद हमें इतना डर नहीं लगता। छत पर लेटे ध्रुवांश ने आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। आप उनसे बहुत प्यार करती थी, है ना? आयत की आंखें नम हो गईं। एक आंसू उसकी पलकों से छलक कर गाल पर गिरा। जी हाँ, बहुत। उस वक्त हम बहुत छोटे थे जब हमें यह खबर मिली कि हमारे पिता को एक ताकतवर सरदार ने हमसे छीन लिया। उसके बाद माँ ही हमारे लिए सब कुछ थी। वही हमारी माँ थी, वही हमारे पिता और वही हमारी गुरु। आज हम जो कुछ भी हैं ये उन्हीं की बदौलत है। लेकिन आयत का गला भर आता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो साया भी हमारे सिर से उठ गया। वो भी हमें अकेला छोड़कर चली गई। जमाना हमें मलिका कहता है, लेकिन अगर सच पूछें तो कभी कभी इस भीड़ में और इस ऊंचे तख्त पर हम खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं। ये सुनकर ध्रुवांश के दिल में एक टीस उठी। उसे अपनी दुनिया की माँ और डैड याद आए। उसे अपने डैड याद आए जो उससे दूर हो गए थे, और उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ जो अभी भी बीमार थी, बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अभी तक उसे अपनी माँ की बीमारी का इलाज नहीं मिला था। उसने छत पर लेटे लेटे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं समझ सकता हूँ आयत, खोने का दर्द और किसी को बचाने की वो बेबसी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उसने आसमान के एक अकेले तारे को देखा जो सूरज की रोशनी में धुंधला हो रहा था। मेरी माँ, वो भी बीमार है और मैं यहाँ हूँ उनसे इतनी दूर। मैं उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी अपनों की तकलीफ के आगे हम बेबस हो जाते हैं। उस सुबह बगी की उस छत और उसके अंदर के केबिन के बीच शब्दों का एक पुल बन गया था। अब उनके बीच कोई मलिका या योद्धा नहीं था, कोई शर्त या चुनौती नहीं थी। वहां बस दो बच्चे थे, दो टूटे हुए दिल जो अपने अपने माता पिता को याद कर रहे थे और एक दूसरे के अकेलेपन को बांट रहे थे। बिना एक दूसरे को देखे, बिना हाथ थामे, उस यात्रा में उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो शायद प्यार और दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा और रूहानी था। क्या मूनलाइट रेल में उनको शांति मिलेगी या वहां कोई नया तूफान इनका इंतजार कर रहा है? कहानी जारी है। सूरज अब आसमान में चढ़ चुका था। एक तरफ जहां ध्रुवांश और आयत का काफिला धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ
मूनलाइट रेल्म में हलचल तेज हो चुकी थी। ड्यू, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था, ध्रुवांश से काफी पहले ही मूनलाइट रेल्म पहुंच चुका था। उसका काम साफ था, आने वाले मेहमानों के लिए तैयारी करना और सुरक्षा व्यवस्था को कसना। जैसे ही वो पहुंचा, शहर की बाहरी सीमाओं पर तैनात पहरेदारों और जासूसों में खलबली मच गई। पहरेदारों की तेज नजरों ने दूर से उठते धूल के गुबार को देख लिया था। उन्होंने जमीन पर कान लगाकर महसूस किया हजारों कदमों की धमक। ये कोई छोटी मोटी टोली नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर उनकी ओर चला रहा था। बिना एक पल की देरी किए ये खबर बिजली की रफ्तार से महल के अंदर पहुंचा दी गई। खबर सीधे डेविल के पास पहुंची। डेविल यानी ध्रुवांश का क्लोन। वो अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन चेहरे पर रत्ती भर भी हैरानी नहीं थी। हो भी कैसे सकती थी? वो और असली ध्रुवांश दो शरीर जरूर थे, लेकिन चेतना एक ही थी। जो असली ध्रुवांश सोचता था वो क्लोन जान जाता था, जो क्लोन देखता था वो ध्रुवांश महसूस कर सकता था। डेविल ने खबर लाने वाले सैनिक को देखा और बस एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मैं जानता हूं, उसने मन ही मन कहा। वे आ रहे हैं। महल का मीटिंग हॉल, एक भव्य कमरा जहां मूनलाइट रेल्म के भविष्य के फैसले लिए जाते थे। डेविल एक बड़ी सी गोल मेज के सामने बैठा था। उसके सामने उसके 3 सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली साथी खड़े थे, लकी, जैक, हडसन और रिकार्डो। जैक के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसके हाथ में एक कांच की गेंद थी जो अंदर से अजीब सी रोशनी में चमक रही थी। वो गेंद कभी नीली हो रही थी, कभी लाल, तो कभी एकदम पारदर्शी। जैक ने उत्साह से आगे बढ़ते हुए कहा, मास्टर, जरा इसे देखिए। ये हम तीनों, मैं, हडसन और रिकार्डो ने मिलकर बनाया है। ये सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है। डेविल ने भवें चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है जैक, कोई नया बल्ब? जैक हंसा, नहीं मास्टर, ये हमारी तीसरी आंख है। जैक ने उस गेंद को हवा में उछाला, जो जादू से हवा में ही तैरने लगी। हमने इसे शहर के चारों तरफ, हर रास्ते, हर चौराहे और हर घर के बाहर लगा दिया है। अभी दिन है इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन रात होते ही ये पूरे शहर को रोशनी से नहला देगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका रंग हम अपने मन मर्जी से बदल सकते हैं। आज नीला चाहिए, नीला मिलेगा, कल लाल चाहिए, लाल मिलेगा। डेविल थोड़ा प्रभावित दिखा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। रोशनी के अलावा इसका और क्या काम है? तुमने कहा था ये तीसरी आंख है। जैक की आंखों में अब एक वैज्ञानिक की चमक थी। उसने आवाज धीमी करते हुए एक राज बताने के अंदाज में कहा, मास्टर, ये आपकी इंसानी बस्ती के उस, क्या कहते हैं उसे, हाँ, सीसीटीवी कैमरा, ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। हडसन ने बात आगे बढ़ाई, हमने इन बॉल्स को बनाने में आपकी दी हुई खून की बूंदों का इस्तेमाल किया है मास्टर। इसका मतलब है कि ये सीधे आपसे जुड़ी हैं। आप जब चाहे ध्यान लगाकर किसी भी बॉल से कनेक्ट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और सिर्फ लाइव नहीं, ये पुरानी तस्वीरें और घटनाएं भी दिखाएगा। अगर कल रात किसी गली में कुछ हुआ था तो आप उसे आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सुनकर डेविल अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ये वाकई एक अच्छी चीज थी। एक नई बसी सिटी के लिए जहां दुश्मनों की कमी नहीं थी, ये जादुई निगरानी तंत्र सबसे बड़ा हथियार था। डेविल ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शानदार, तुम लोगों ने कमाल कर दिया है। यह हमारी सिटी और लोगों की सेफ्टी को और इम्प्रूव करेगा। जैक ने खुश होकर सिर खुजाते हुए कहा, शुक्रिया मास्टर। वैसे सच बताऊं तो हम वो दूर बात करने वाला डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसका आपने जिक्र किया था। उसे बनाते बनाते गलती से ये बन गया, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम वो भी जल्दी बना लेंगे। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। डेविल ने उनसे कुछ और बातें की और फिर उन्हें जाने का इशारा किया। तीनों के जाने के बाद हॉल में सिर्फ डेविल और लकी रह गए थे। डेविल ने लकी की ओर देखा, तुम महसूस कर पा रहे हो लकी? लकी ने अपनी आंखें बंद की, हवा को सूंघा और गंभीर आवाज में कहा, हाँ भाई, अब आभारी हो गई है। लगभग 20,000 लोग और उनके साथ अजीब से जानवरों की गंध आ रही है। वे हमारे बहुत करीब हैं। डेविल ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें मैं ही लेकर आ रहा हूं लकी, ध्रुवांश के रूप में। वे सब अब हमारे साथ रहेंगे। ब्लड सेक्ट के वो बचे हुए लोग अब मूनलाइट रेल्म का हिस्सा बनेंगे। उसने अपनी मेज पर रखा वो सुनहरा बॉक्स खोला। उसके अंदर वो गोल्डन मास्क रखा था। तैयार हो जाओ लकी, हमें उनसे डील करनी है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया डेविल का असली खौफ देखे। उसने वो मास्क उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही वो मास्क उसके चेहरे पर लगा, कमरे का तापमान गिर गया।
वो सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं था, वो मास्क डेविल की पावर को दबाता नहीं था, बल्कि उसे एक डरावना और रहस्यमयी रूप दे देता था। उस मास्क के पीछे से झांकती आंखें इतनी सर्द थीं कि बड़े बड़े शूरवीर भी कांप जाएं। ये डेविल का चेहरा था, निर्दयी, ताकतवर और अजेय। महल के दूसरे हिस्से में सिल्वी अपनी बैल्कनी में बेचैनी से टहल रही थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अभी अभी एक दासी ने उसे खबर दी थी कि मास्टर ध्रुवांश वापस आ गए हैं। सिल्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। खुशी के साथ साथ एक हल्की सी नाराजगी भी थी। वो वापस आ गया और मुझसे मिलने नहीं आया। क्या मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूं? उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ठीक है मिस्टर ध्रुवांश, उसने खुद से कहा, अगर आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं खुद आपके पास आऊंगी। आपको जवाब देना होगा। उसने अपना गाउन ठीक किया और तेज कदमों से डेविल के रूम की ओर बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि वो क्लोन से मिलने जा रही है या असली ध्रुवांश से। उसके लिए तो बस वो उसका ध्रुवांश ही था। मूनलाइट रेल्म का मुख्य द्वार। आयत और ध्रुवांश का काफिला आखिरकार शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच गया था। आयत ने अपनी बग्गी की खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक लंबी बेहद चौड़ी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ खूबसूरत, आधुनिक और जादुई वास्तुकला का मिश्रण लिए इमारतें खड़ी थीं। ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। यहाँ की हवा में ताजगी थी और हर चीज एक अनुशासन में थी। आयत को लगा शायद यही मुख्य शहर है। उसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, ये जगह ब्लड सेक्ट से थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत खूबसूरत है। यहाँ की बनावट में एक अलग ही नजाकत है। डेविल मन ही मन मुस्कुराया। आयत अभी सिर्फ बाहरी हिस्सा देख रही थी। असली शहर तो और भी भव्य था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए सामने देखता रहा। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और उनके काफिले के ठीक सामने ड्यू प्रकट हो गया। उसे देखते ही आयत चौंक गई। अरे ये ड्यू, ये हमसे पहले यहां कैसे पहुंच गए? ये तो हमारे साथ ही थे। ध्रुवांश ने तुरंत बात संभाली। उसे अपनी दोहरी पहचान को छुपाना था। वो थोड़ा आयत की ओर झुका, जैसे कोई बहुत गुप्त बात बता रहा हो, और उसके कान के पास फुसफुसाया, दरअसल ड्यू सर डेविल के मुख्य सेनापति हैं। ये मेरे साथ ब्लड सेक्ट सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि वो पत्थर ले सके। याद है ना, वो पत्थर जो आपने ब्लड सेक्ट छोड़ते वक्त मुझे दिया था? ध्रुवांश ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। सर डेविल को उस पत्थर की सख्त जरूरत है। उसी एक पत्थर के बदले में ड्यू ने हमें यहाँ आने की इजाजत दिलाई है। हम उसी पत्थर के दम पर डेविल को मनाएंगे कि वो हमें हमारी शर्तों पर यहाँ रहने दे। आयत ने ध्रुवांश की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसे लगा ध्रुवांश कितना होशियार है, उसने पहले ही सब इंतजाम कर लिया था। ड्यू, जो कि ध्रुवांश का इशारा समझ चुका था, उसने तुरंत एक सम्मानजनक और शाही अंदाज में झुककर आयत को विश किया। स्वागत है महारानी, ड्यू ने अपनी भारी आवाज में कहा। सर डेविल को आपके आने की खबर दे दी गई है। उन्होंने आप सभी के लिए विशेष इंतजाम करवाए हैं। ड्यू ने हाथ से इशारा किया। कृपया, आप लोग थक गए होंगे। मैंने आपके और आपके खास मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस तैयार करवाए हैं। बाकी लोगों को हमारे सैनिक उनकी जगहों पर ले जाएंगे। आप आराम कर लीजिए। तुरंत ही मूनलाइट रेल्म के अनुशासित सैनिक आगे आए और काफिले को गाइड करने लगे। वे मेहमानों को उन विशेष इमारतों की ओर ले गए जो शहर के वीआईपी गेस्ट्स के लिए बनाई गई थे। ड्यू ने आयत, ध्रुवांश और एल्डर रेल को अपने साथ चलने का इशारा किया। बाकी दोनों एल्डर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने 20,000 लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था देखने के लिए पीछे ही रुक गए। एक नई दुनिया, एक नया शहर और नए रहस्य अब आयत का इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ा रहस्य तो सुनहरे मुखौटे के पीछे छिपा था, जिससे वो जल्द ही मिलने वाली थी। क्या आयत पहचान पाएगी कि डेविल कोई और नहीं बल्कि ध्रुवांश ही है? और सिल्वी का सामना जब डेविल या क्लोन से होगा तो क्या तबाही मचेगी? कहानी जारी है। ड्यू की अगुवाई में ध्रुवांश, आयत और एल्डर रेल एक बेहद आधुनिक और भव्य इमारत के सामने रुके। ये इमारत मूनलाइट रेल्म का प्रवेश द्वार या यूं कहें कि वीजा ऑफिस थी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन ड्यू के साथ होने की वजह से उन्हें किसी ने नहीं रोका। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल किसी सरकारी दफ्तर जैसा नहीं, बल्कि किसी आलीशान होटल की लॉबी जैसा शांत और व्यवस्थित था। ड्यू उन्हें सीधा गलियारे के अंत में बने मुख्य अधिकारी की कैबिन में ले गया। वहां एक बड़ी टेबल के पीछे एक लड़की बैठी थी, जिसकी शक्ल सूरत ड्यू से काफी मिलती जुलती थी। वो ड्यू की छोटी बहन थी, जिसे मूनलाइट रेल्म में आने जाने वालों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।
अपने भाई और मेहमानों को देखते ही उसने अपनी जगह से उठकर उनका स्वागत किया। उसे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए अपनी ड्रॉअर से 3 चांदी के कड़े निकाले। उसने बड़ी विनम्रता से समझाया, मूनलाइट रेल्म में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम पर्यटकों को एक लॉकेट देते हैं जिससे उन्हें हमारा छिपा हुआ दरवाजा कुछ समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन उसने उन कड़ों को टेबल पर रखते हुए कहा, ये खास है, ये परमानेंट पास हैं। इसे पहनने वाले पर समय की कोई पाबंदी नहीं होती। ड्यू ने एक कड़ा उठाया और आयत की तरफ बढ़ाया, फिर दूसरा रैल को दिया। तीसरा कड़ा ध्रुवांश के लिए था। ड्यू की बहन और वहां मौजूद बाकी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला लड़का ध्रुवांश ही उनका सर्वोच्च नेता, उनका मास्टर और खूंखार डेविल है। ध्रुवांश ने चेहरे पर एक अनजान बनने का नाटक करते हुए वो कड़ा ले लिया। उसके पास पहले से ही मास्टर पास था जो उसकी स्टोरेज रिंग में सुरक्षित था। उसे इस कड़े की जरूरत नहीं थी, लेकिन नाटक जारी रखने के लिए उसने उसे थाम लिया और बड़ी चालाकी से, जब सबकी नजरें कड़ों पर थीं, उसने उसे पहनने के बजाय चुपके से अपनी अंगूठी में गायब कर दिया। ड्यू ने आयत और रैल के चेहरे पर सवालिया निशान देखते हुए समझाया, महारानी, एल्डर रैल, ये कोई साधारण जेवर नहीं है, ये एक जादुई एंट्री टोकन है। इसे आप जैसे ही अपनी कलाई में डालेंगी, ये धातु पिघलकर आपकी त्वचा में समा जाएगी। कड़ा गायब हो जाएगा और वहां सिर्फ एक छोटा सा आधे चांद का निशान रह जाएगा। वही आपकी पहचान होगी। ये सुनकर आयत और रैल दोनों हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर भरोसा करके कड़े पहन लिए। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने जादू हुआ। वो चांदी का कड़ा उनकी त्वचा को छूते ही पानी की तरह पिघलकर गायब हो गया। उनकी कलाई पर अब एक सुंदर हल्का नीला आधे चांद का निशान चमक रहा था। रैल ने अपनी कलाई को छू कर देखा। क्या बात है, ये तकनीक तो मैंने हजारों सालों में नहीं देखी। ड्यू मुस्कुराया। चलिए, असली जादू तो बाहर है। वे इमारत से बाहर आए। वे एक लंबी सड़क के किनारे खड़े थे जो एक बड़ी चट्टान पर जाकर खत्म हो रही थी, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके हाथों के निशान चमकने लगे। अचानक वो खाली जगह धुंध से भरने लगी। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और धुंध के बीच से एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा उभरने लगा। वो गेट इतना बड़ा था कि उसके सामने हाथी भी चींटी लगे। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था और नीले रंग के जादुई निशान धड़क रहे थे, जैसे उस दरवाजे का अपना दिल हो। दरवाजे के ऊपर बड़े और चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, मूनलाइट रेल्म। आयत और रैल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई भ्रम है या हकीकत। ड्यू ने इशारा किया और वे उस गेट के अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही उन्होंने उस गेट के पार कदम रखा, उनकी दुनिया बदल गई। उनके सामने जो नजारा था, उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। ये जमीन और आसमान पर बना एक बड़ा शहर था। उनके सामने हवा में तैरते हुए विशाल द्वीप थे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बड़े बड़े पहाड़ और उन पर बने आलीशान महल हवा में झूल रहे थे। झरनों का पानी उन द्वीपों से नीचे गिर रहा था और हवा में ही मोतियों की तरह बिखर रहा था। बादलों के बीच से झांकती हुई गगनचुंबी इमारतें, उड़ते हुए अजीबोगरीब जादुई जानवर और शहर की चकाचौंध, ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आयत ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत और भव्य जगह नहीं देखी थी। ब्लड सेक्ट भी इसके सामने फीका लग रहा था, लेकिन तभी आयत के कदम लड़खड़ाए। उसने अपना सीना पकड़ा। उसे अचानक सांस लेने में थोड़ी भारीपन महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके अंदर की ऊर्जा को दबा दिया हो। एल्डर रैल को भी यही महसूस हुआ। उनके माथे पर पसीना आ गया। ड्यू जो उनकी हालत देख रहा था, तुरंत समझ गया। घबराइए मत महारानी, ड्यू ने शांत आवाज में कहा। यह सप्रेशन बैरियर का असर है। आयत ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बैरियर? लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? ड्यू ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए समझाया, इस पूरी जगह पर एक बेहद शक्तिशाली बैरियर लगा है जो डेमन्स और डेमी ह्यूमंस की ताकतों को कमजोर करता है, ताकि कोई भी यहाँ बगावत न कर सके। इस बैरियर के अंदर कोई भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी क्षमता का 10% ही यूज कर सकता है। ड्यू ने आयत की आंखों में देखा। आप इसे इसलिए महसूस कर पा रही हैं क्योंकि ब्लड सेक्ट के पूर्वजों और आपकी रगों में प्राचीन फीनिक्स बीस्ट का खून दौड़ रहा है। ये बैरियर बीस्ट्स पर भी असर डालता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इंसान भी हैं, इसलिए इसका असर आप पर ज्यादा नहीं होगा, बस मामूली सा महसूस होगा, वो भी शुरू में। आयत और रैल ने राहत की सांस ली और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में अब डेविल के लिए डर और इज्जत और बढ़ गई थी। एक ऐसा राजा जिसने अपने ही शहर में इतना खौफनाक बैरियर लगा रखा हो, वो कितना ताकतवर होगा। वे आगे बढ़े। हर कदम के साथ उन्हें मूनलाइट रेल्म की सुरक्षा और आधुनिकता हैरान कर रही थी। यहाँ परिंदा भी डेविल की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता था।
ड्यू उन्हें मुख्य महल के बगल में स्थित एक और तैरते हुए द्वीप पर ले गया। ये जगह खास मीटिंग्स के लिए थी। वे एक विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक लंबी चमकदार काली टेबल थी। टेबल के मुख्य छोर पर एक शख्स बैठा था। उसने एक सुनहरा मुखौटा पहन रखा था जो डरावना होने के साथ साथ शाही भी था। वो डेविल था, ध्रुवांश का क्लोन। उसकी बाईं ओर लकी बैठा था। ध्रुवांश असली आयत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अब कमरे में 2 ध्रुवांश थे, एक मास्क के पीछे सिंहासन पर और एक आयत के बगल में साधारण कपड़ों में। डेविल अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस अपनी ठंडी मास्क के पीछे छिपी आंखों से सबको देख रहा था। उसके बैठने के अंदाज में ही इतना रुतबा था कि रैल ने अनजाने में ही सिर झुका लिया। डेविल के इशारे पर लकी ने कमान संभाली। वो खड़ा हुआ और मूनलाइट रेल्म की तरफ से उनका स्वागत करने लगा। मूनलाइट रेल्म में आपका स्वागत है महारानी आयत और एल्डर रेल, लकी ने सधी हुई आवाज में कहा। प्लीज यहाँ, इस तरह यहाँ बैठिए। माहौल बहुत औपचारिक और गंभीर था। ध्रुवांश असली चुपचाप एक साइड वाली कुर्सी पर बैठने ही वाला था, तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां सिल्वी खड़ी थी। उसकी सांसें फूली हुई, बाल खुले हुए और हल्की हवा से लहरा रहे थे और चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि ध्रुवांश वापस आ गया है और वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो प्रोटोकॉल मीटिंग सब भूलकर सीधे अंदर चली आई थी। वो ध्रुवांश का नाम लेने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ी, उसके कदम जम गए, उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा टेबल की एक तरफ ध्रुवांश खड़ा है और दूसरी तरफ हेड चेयर पर डेविल बैठा है। सिल्वी का दिमाग सुन्न हो गया। वो जानती थी कि डेविल और ध्रुवांश एक ही हैं, लेकिन दोनों को एक साथ एक ही कमरे में देखकर उसे कुछ बड़ी बात लगी थी। अब वो बुरी तरह फंस गई थी। सिल्वी की आंखों में घबराहट थी। वो समझ गई थी कि उसने जोश में आकर होश खो दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया था और सभी आयत, रैल, लकी, डेविल और ध्रुवांश उसी को देख रहे थे। ध्रुवांश असली ने अपना माथा पीट लिया। सिल्वी, तुमने तो कबाड़ा कर दिया। अब सिल्वी को अपनी गलती सुधारने के लिए तुरंत कुछ सोचना था, वरना ध्रुवांश का ये डबल रोल का खेल यहीं खत्म होने वाला था। सिल्वी इस स्थिति को कैसे संभालेगी? क्या आयत को शक होगा और डेविल का सामना आयत से कैसा होगा? कहानी अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर है।